क्वेश्चन है ए मैन इन्वेस्टेड रुपीज 8,000 इन ए स्कीम गिविंग 20% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years। पहले मैं पढ़ लेता हूं उस क्वेश्चन को, फिर मैं समझाऊंगा बढ़िया से। द इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम दिस स्कीम इज 400% मोर देन द इंटरेस्ट ऑन सम अदर अमाउंट फ्रॉम अनदर स्कीम गिविंग 8% SI फॉर 4 years। फाइंड द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन बोथ स्कीम्स। पहले क्वेश्चन समझिए कि एक व्यक्ति ने 8,000 रुपया इन्वेस्ट किया, 8,000 रुपया इन्वेस्ट किया, 20% पर एनम उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट था और टाइम था 2 वर्ष। ठीक है, तो इससे कुछ आया होगा इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट है तो कंपाउंड इंटरेस्ट आया होगा। ठीक है, ये जो इंटरेस्ट है वो बोल रहा है दूसरा स्कीम कुछ है, दूसरा स्कीम अभी नहीं पता है। ठीक है, वो दे रहा 8% सिंपल इंटरेस्ट के रेट से 4 वर्ष के लिए, और उस पर जो इंटरेस्ट आया इस इंटरेस्ट से 400% ज़्यादा है। ये जो इंटरेस्ट आया उससे कितना परसेंट ज़्यादा है? 400% ज़्यादा है। समझने का कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन पूछ रहा फाइंड द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन बोथ स्कीम्स। दोनों स्कीम के द्वारा कितना इन्वेस्ट किया गया। अब आप सोचिए कि अगर इस तरह से हम लोग फिगर बना लेते हैं तो क्वेश्चन देखिए कितना आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 8,000 का 20% 2 वर्ष के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट, 20% देखिए 20% और 20 का 20% का मतलब होता 4%। इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट भी लगेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट है तो टोटल परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट क्या आ जाएगा? टोटल परसेंटेज ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 20, 40, 4, 44%। यानी हम इसे कह सकते हैं 44% 8,000 का, और 44% 8,000 का मतलब होगा 44% 8,000 का मतलब होगा 44 × 80। ठीक है, समझ पा रहे बात को? 44 × 80। चलिए अभी हम मल्टीप्लाई नहीं करते, देखते क्योंकि जरूरत ही नहीं है। और 400% ऊपर वाला ज़्यादा है। अगर ये 1 यूनिट होगा तो 400% का मतलब 4 ज़्यादा, तो ऊपर वाला कितना यूनिट होगा? 5 यूनिट होगा। समझ पा रहे बात को? ठीक है, 44 × 80 अगर 5 यूनिट होता है तो 1 यूनिट कितना होगा? क्योंकि 1 से 400% ज़्यादा होगा 5। तो पहले तो हमने क्या किया? इंटरेस्ट पे रेशियो बैठाया। ठीक है, अब हम निकालते 1 बराबर। तो 1 बराबर कैसे निकलेगा? 44 × 80 बटे क्या करेंगे? 5। यानी हम कह सकते हैं कि 44 × 80 बटे 5 का मतलब होगा 16। तो 1 यूनिट हो जाएगा 44 × 16। हमें इससे कोई मतलब नहीं कि क्या है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे? क्वेश्चन पूछ रहा है टोटल अमाउंट इसने कितना इन्वेस्ट किया। अब फिर से देखिए 8% 4 वर्ष के लिए सिंपल इंटरेस्ट है, तो सिंपल इंटरेस्ट तो सीधा सीधा लगता 8%, 8%, 8%, 8%। तो टोटल मिलके हो जाएगा 32%। टोटल आप इसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं कि रेट से टाइम को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल परसेंटेज ऑफ सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो 8 × 4 हो गया 32%, और यही 32% रिप्रेजेंट करेगा इस प्रिंसिपल का 32%। चलिए मैं इसे बढ़िया से लिख देता हूँ। इस प्रिंसिपल का 32% बराबर होगा 44 × 16। तो यहाँ से प्रिंसिपल हमें निकल जाएगा, दूसरा वाला प्रिंसिपल। तो चलिए हम निकाल लेते हैं। तो देखिए 16, 16 दूनी 32, 2 से आप इसको काट दीजिए, 22 दूनी 44। ठीक है, और ये परसेंट बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो 100 हो जाएगा, यानी 2200 होगा। तो ये प्रिंसिपल आया 2200 और पहला प्रिंसिपल था 8000। तो दोनों प्रिंसिपल को जब हम ऐड कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन ही पूछा कि टोटल अमाउंट इसने कितना इन्वेस्ट किया, तो 8,000 में 2,200 अगर हम इन्वेस्ट ऐड करते हैं तो 10,200 रुपया हमारा आंसर आएगा। 10,200 रुपया आंसर आएगा। समझ पा रहे बात? ठीक है, चलिए फिर इन 1 लीटर, 1 लीटर मिक्सर में, पहले मैं क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ देता हूँ। इन 1 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर 30% वाटर, 30% इज वाटर। ठीक है, द अमाउंट ऑफ अल्कोहल दैट मस्ट बी एडेड टू मिक्सचर सो दैट द पार्ट ऑफ वाटर इन मिक्सचर बिकम 15%। द पार्ट ऑफ वाटर इन द मिक्सचर बिकम्स 50% इज। बोला कितना परसेंट अल्कोहल मिक्स किया जाए। क्वेश्चन समझिए कि एक मिक्सचर है, ठीक है, 1 लीटर का मिक्सचर है, 1 लीटर का मिक्सचर है, और उसमें 30% वाटर है, 30% वाटर है। ठीक है, पहले मैं सिर्फ क्वेश्चन समझाने के लिए लिख रहा हूँ, फिर बनाने के लिए भी लिखता हूँ। 30% वाटर है, उसमें अल्कोहल मिक्स किया जा रहा है। तो अल्कोहल मिक्स किया जा रहा है
ठीक है। तो बोला क्या कितना अल्कोहल मिक्स किया जाए कि अब हो जाइए 15%। अब क्या हो जाइए 15%। देखिए कैसे बनाते हैं एलिगेशन से। चलिए अब जो अल्कोहल मिक्स कर रहा है, एक तरीका मैं ये बता रहा हूँ, अल्कोहल मिक्स कर रहा है तो उसमें तो सिर्फ अल्कोहल है तो वाटर तो हुआ 0%। वाटर कितना परसेंट हुआ 0%। तो दोनों जब मिक्स हो जाएगा तो हो जाएगा 15%। अभी देखिए 0 में से 15 माइनस कर देते हैं तो 15 आएगा, और 15 में से 30 माइनस करते तो भी 15 आएगा। तो रेशियो आपका क्या आ गया 1:1। अगर ये 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 1 लीटर को, तो ये भी 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 1 लीटर को। तो हम कह सकते हैं कि 1 लीटर इसने अल्कोहल मिक्स किया, और आंसर मेरा क्या हुआ 1000 ml। देखिए फिर दूसरा जो तरीका, 1 लीटर में अभी देखते हैं 1 लीटर में अल्कोहल कितना परसेंट है 70%, और कुछ लीटर जो जिसमें शुद्ध अल्कोहल ही मिला रहा है, तो शुद्ध अल्कोहल मिलाएगा तो 100% मिलाएगा। और दोनों मिल करके जब 15% वाटर हो जा रहा है लास्ट में, तो दोनों मिल करके टोटल जो अल्कोहल होगा, वाटर अगर माइनस कर दे तो 85% होगा। तो आप इसे ऐसे भी सॉल्व करते हैं, 100 में से 85 माइनस करते हैं 15%, 85 में से 70 माइनस करते हैं तो भी 15%। और फिर से मेरा रेशियो क्या आया 1:1। तो 1 बराबर 1 लीटर, तो फिर ये 1 बराबर भी क्या होगा 1 लीटर, यानी 1000 ml हमारा आंसर होगा। तो एलिगेशन हम किधर से भी लगा सकते हैं, ठीक है, समझ पा रहे बात को। चलिए देखिए 30% वाटर है, बाद में 15% वाटर हो जाता है, तो हम लिखते हैं 30% ऑफ वाटर ऑफ 1 लीटर इज इक्वल टू क्योंकि मिक्स कर रहा है अल्कोहल, तो वाटर तो फिक्स होगा, वाटर जितना था बाद में भी वाटर उतना ही हुआ, यानी वाटर हुआ कांस्टेंट। जितना वाटर पहले था उतना ही वाटर बाद में भी होगा। अगर 30% वाटर पहले था, परसेंटेज में चेंज हो सकता है, लेकिन अमाउंट जो होगा वाटर का, जो लीटर में होगा, जो भी ml में होगा, वो पहले जितना था उतना ही होगा, क्योंकि सिर्फ क्या मिक्स किया अल्कोहल, वाटर तो मिक्स नहीं किया, निकाला भी नहीं वाटर। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 30% ऑफ 1 लीटर इज इक्वल टू 15% ऑफ 1 लीटर प्लस x लीटर, जो कि अल्कोहल मिला रहा है। ओके, अभी आप देख लीजिए 15% से 2 बार में कट जाएगा, तो 2 इकाई 2 लीटर हो जाएगा, और 2 लीटर बराबर 1 प्लस x लीटर, यानी x का वैल्यू क्या आएगा फिर से 1 लीटर। आंसर हुआ 1000 ml। समझ पा रहे बात को, ठीक है। A can complete a work in 36 days. B is 33.33% more efficient than A. A किसी काम को 36 दिनों में कर सकता है। B 33.1/3% ज़्यादा कार्यकुशल है A से। In how many days both complete the work if they work on alternate days starting with A? ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, A और B का इफिशियंसी निकालते हैं। A और B का इफिशियंसी, ठीक है। ए और बी का एफिशिएंसी देखिए कि कैसे निकलेगा, ठीक है, कैसे निकलता है। तो बी इफिशियंट है 33.1/3%, तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं कि 33.1/3% का फ्रैक्शनल वैल्यू होगा 1/3। तो ज्यादा कौन है बी, किससे, ए से। तो आधार किसको मान रहा है, किससे तुलना कर रहा है, ए से तुलना कर रहा है। तो जिससे तुलना करेगा डिनोमिनेटर आप उसको दीजिए 3, आधार जिसको मान के तुलना करेगा उसको हमेशा डिनोमिनेटर आप दीजिए 3 दिए, और B उससे ज़्यादा है तो 3 से 1 ज़्यादा, तो B का एफिशिएंसी क्या होगा 4। तो ये निकल गया आपका एफिशिएंसी। आप इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, 100% ये होगा तो ये होगा 133.33%। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यही 3-4 आएगा, ठीक है। आप एक बार करके देखेंगे। अब यहाँ से आप देखिए कि इफिशियंसी निकल गया। इफिशियंसी निकलने के बाद एक उस वर्क को 36 दिन में कर सकता है, तो ए जब 36 दिन में कर सकता है, और टोटल यूनिट वर्क हम लोग ले लेते हैं कि अगर ए का इफिशियंसी 3 है, तो 3 ईंटा अगर डेली फेंक रहा है प्रतिदिन, इफिशियंसी का मतलब पर डे यूनिट वर्क होगा, तो 3 के हिसाब से अगर 36 दिन तक ये ईंटा फेंकेगा तो टोटल ईंटा कितना फेंक सकता है 3 × 36, यानी टोटल यूनिट वर्क हो गया 3 × 36। ओके, अब क्या कह रहा है कि तो बताना है कि दोनों मिल करके उस काम को कितने दिन में खत्म कर रहा है, जबकि अल्टरनेट डे वर्क कर रहा है और स्टार्ट कौन कर रहा है ए। तो पहला दिन अगर ए करेगा तो दूसरा दिन कौन करेगा बी, फिर तीसरा दिन ए करेगा तो चौथा दिन कौन करेगा बी, फिर 5वां दिन ए करेगा तो छठा दिन क्या करेगा बी। तो रिपीटेशन देखिए आप, 2-2 दिन का रिपीटेशन है, ठीक है। तो
तो इस 2 दिन में आप देखेंगे कि इस 2 दिन में ए करेगा 3 वर्क तो बी करेगा 4 वर्क, तो टोटल वर्क होगा 7, और 7 यूनिट वर्क करने के लिए इसको कितने दिनों का जरूरत है? 2 दिनों का जरूरत है। आप रिपीटेशन को पहले पकड़िए। अब टोटल यूनिट वर्क है 36 तिया 108, 36 तिया 108। अब 108 देखिए 7 से मेरा कट रहा है या नहीं कट रहा है, तो हम देख लेते हैं। 7 इकाई 7, 3 बचा 38, कटता नहीं है। तो उससे छोटा संख्या लीजिए जो 7 से कट जाए। तो उससे छोटा संख्या 108 से छोटा संख्या लेते हैं, और वो होता है 105, जो कि 7 से डिविजिबल है। तो देखिए 7 इकाई 7, 7 बचे 35, यानी 15 सते 105। तो ऐसा ऐसा 15 दिन चलेगा, तो 2-2 दिन का भी रिपीटेशन ऐसा ऐसा 15 गुना होगा, तो 15 दूनी 30 दिन तो यही लग गया इसको। देख लीजिए 15 दूनी 30 दिन 105 यूनिट वर्क करने में लग गया। समझिए डिटेल्स में आपको बता रहा हूँ, बढ़िया से बता रहा हूँ, इसलिए इसमें लेट लग रहा है। नहीं तो अगर आप समझ गए होंगे या जो समझते होंगे उसके लिए ये 2 से 3 सेकंड का क्वेश्चन है, 5 सेकंड, ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड का क्वेश्चन। ठीक है, तो 7 यूनिट वर्क अगर 2 दिन में कर रहा है तो 105 यूनिट वर्क करने के लिए देखिए 15, ये भी 15 गुना करते हैं तो 30 दिन तो कंप्लीट हो गया यहीं पे। अब मेरा वर्क कितना बचा? 3 यूनिट। और खास बात क्या है कि ए बी रिपीटेशन हो चुका समाप्त। तो अब कौन करेगा? अब जो ऑड डे में वर्क करेगा वो करेगा ए। तो 3 यूनिट वर्क बचा हुआ और इफिशियंसी भी 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट के हिसाब से जो ये ए करेगा, तो 3 यूनिट 3 दिन 3 के इफिशियंसी से 3 यूनिट करने में इसको टाइम कितना लगेगा? 1 दिन का। तो टोटल यूनिट वर्क कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? 31 दिन आंसर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 31 डेज। समझ पा रहे बात को? चलिए, मैं डिटेल से मैंने आपको बताया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप एक बार फिर से रिवर्स जाएंगे और फिर से इस वीडियो को देखेंगे तो समझ में आपको आएगा कंप्लीटली। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चौथे नंबर का क्वेश्चन। चौथे नंबर का क्वेश्चन है हमारा, ए ट्रेन इज 216 मीटर लॉन्ग। एक ट्रेन है जो कि 216 मीटर लंबा है। इट क्रॉसेज ए प्लेटफॉर्म इन 19 सेकेंड। एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में 19 सेकेंड का वक्त लगाता है। विथ स्पीड 21 मीटर पर सेकेंड। इफ सम 21 मीटर लॉन्ग बॉक्सेज आर एडेड इन ट्रेन and it crosses same platform at same speed, then it takes 26 seconds. How many boxes were added to train? 19 से 7 जुड़ा, आंसर हुआ आपका 7। फिर भी देखते हैं ये क्या है, समझने का कोशिश करेंगे आप। एक ट्रेन है जो एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है। जब भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को या किसी ब्रिज को या वह वस्तु जिसका लेंथ ट्रेन के सामने कंसीडर करने लायक है, तो जब भी उस तरह के वस्तु को ट्रेन क्रॉस करेगी तो समझ लीजिए ट्रेन अपना लेंथ प्लस उसका लेंथ दोनों को कवर करेगी। तो 216 मीटर है, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देखिए ये 216 मीटर है और ये कुछ भी मीटर है, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो ट्रेन है इस डिस्टेंस को कवर करेगी, और कितने देर में इस डिस्टेंस को कवर कर रही है ये? 19 सेकेंड में। ठीक है, यहाँ पे देखिए 19 सेकेंड में। अब क्या हुआ कि इसमें बॉक्स जोड़ा गया, ऐसे बॉक्स जोड़ा गया इस तरह से। तो सेम स्पीड से बॉक्स सहित क्रॉस करने में इसको लगता है 26 सेकेंड। कितना सेकेंड का टाइम? 26 सेकेंड का टाइम। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कितना बॉक्स जोड़ा गया। सोचिए थोड़ा कि 21 मीटर 21 बोल रहा है, 21 मीटर लॉन्ग बॉक्सेस है, 21 मीटर लॉन्ग बॉक्स है और स्पीड भी क्या दिया हुआ? 21 मीटर पर सेकेंड। एक बॉक्स का लेंथ है 21 मीटर इस तरह से, और 1 सेकेंड में 21 मीटर ये क्रॉस कर सकती है। तो ये डिस्टेंस तो इसको फिक्स है कि क्रॉस करना ही है, और इस डिस्टेंस को क्रॉस करने के लिए इसको कितना टाइम लगेगा? 19 सेकेंड का टाइम लगेगा। तो बताइए इस डिस्टेंस को, 21 मीटर लंबा डिस्टेंस को जो एक्स्ट्रा हो रहा है बॉक्स में, फिर से 1 सेकेंड जुड़ेगा? बताइए 21 मीटर एक बॉक्स अगर और आ जाता है तो 1 सेकेंड और भी एक्स्ट्रा लगेगा, और फिर से 21 मीटर का आएगा तो फिर से 1 सेकेंड एक्स्ट्रा लगेगा। तो जितना सेकेंड एक्स्ट्रा लग रहा है उतना ही 21 मीटर का बॉक्स भी जुटा। तो कितना सेकेंड एक्स्ट्रा लग रहा है? 19 से 26 होने के लिए इसको कितना सेकेंड चाहिए? 7 सेकेंड। तो प्रत्येक 21 मीटर पर सेकेंड वाला 1 सेकेंड अगर क्रॉस करेगा तो 7 सेकेंड में कितना? 7 गुना 21 कवर करेगा, यानी बॉक्स की जो संख्या होगी वो होगी 7। आंसर हो गया 7। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते फिर हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ।
5वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। राकेश एड्स 20% ऑफ हिज सैलरी इन पीपीएफ। राकेश का जो भी सैलरी है, राकेश का चलिए 100% सैलरी है। पीपीएफ में राकेश 12% देता है। 3/8 ऑफ रिमेनिंग अमाउंट इज स्पेंट ऑन क्लॉथ्स। 3/8 रिमेनिंग, तो अभी 12% अगर 100% में से घटाया जाए तो रिमेनिंग कितना बचेगा? 88%। 100% में से 12% घटाइए, 88%। और इस 88% में 3/8, तो 3/8 अगर आप 88% का निकालेंगे तो देखिए 8, 11, 11 तिया 33%, यानी 33% इसने किस पे खर्च किया? क्लॉथ्स पे खर्च किया। ठीक है, चलिए बढ़ते फिर आगे। रिमेनिंग अमाउंट इज स्पेंड ऑन क्लॉथ्स एंड द डिफरेंस बिटवीन पीपीएफ एंड क्लॉथ्स एक्सपेंसेस इज 10,500। पीपीएफ और क्लॉथ पे जो खर्च कर रहा है उसका जो डिफरेंस, पीपीएफ और क्लॉथ पे जो खर्च कर रहा है उसका जो डिफरेंस है वो है 10,500। तो 33% और 12% का जो डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा? आप देखिए 33% और 12% का डिफरेंस होगा 21%, और वो है 10,500। रिमेनिंग अमाउंट इज स्पेंट ऑन हाउस रेंट एंड अदर एक्सपेंसेस। देखिए 88% में से 33% घट गया था तो बचा कितना था? 55%। और इस 55% में ये कहाँ कहाँ जा रहा है? हाउस रेंट में जा रहा है और अदर एक्सपेंस पे खर्च कर रहा है। ठीक है, कितना कर रहा है अभी हमको नहीं पता। तो फिर कह रहा है क्वेश्चन, इफ हाउस रेंट एक्सपेंस इज 1500 लेस देन अदर एक्सपेंस। अदर एक्सपेंस पे जितना खर्च हो रहा है उससे 15% कम हो रहा है हाउस रेंट पे खर्च। इससे 15% कम हो रहा है हाउस रेंट पे खर्च। तो पूछ रहा है क्या? द अदर एक्सपेंस, देन व्हाट इज द हाउस रेंट। देखिए कुछ नहीं है, बहुत आसान है। 55% को 2 भाग में बांटे, हाउस रेंट एंड अदर, और अदर से क्या आया? 500। तो आप खुद बताइए कि 1500 बराबर कितना परसेंट होगा? तो 3%। इसका मतलब इससे कितना परसेंट कम है? 3%। अदर से 3%, 1500 कम है और 1500 का हमने परसेंटेज निकाल लिया। कैसे निकाला? 21% बराबर 10,500, तो 1% बराबर 500, तो 1500 बराबर 3%। तो यहाँ पे परसेंटेज में बात है तो इस 1500 के बारे में हमने लिखा 3%। ठीक है, अब आप देखिए क्या करना है कि 3% यहाँ से हटाइए, बचता है 52%। 52% में एचआर हो जाएगा 26% और अदर हो जाएगा 26% प्लस जो हमने 3% लिया वो। हालांकि इसका जरूरत नहीं है, हमें किसका जरूरत है? एचआर का, यानी हाउस रेंट पे। तो 26% बराबर कितना होगा वो हमारा आंसर होना चाहिए। अभी देख लेते हैं हम लोग कैसे होगा। तो 1% बराबर हमें पता चल चुका है 500, तो 26%। 1% बराबर पता चल चुका है 500, तो 26% बराबर होगा 500 गुना 26। तो 26 गुना 5 करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 13,000। चलिए 13,000। ठीक है, ये था। द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल ए इज 75 meter more than its diameter. If the radius of circle B is 3.5 more than the radius of circle A, what is the circumference of B? बड़ा ही आसान क्वेश्चन है ये। इसमें हम ज़्यादा टाइम क्या लगाएंगे? आप देखिए कि कितना स्पीड में हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल सा लॉजिक है कि ए का जो सर्कमफेरेंस है, परिधि है, वो 75 ज़्यादा है, 75 मीटर ज़्यादा है किसके रेस्पेक्ट में? तो उसके डायमीटर के रेस्पेक्ट में। तो डायमीटर क्या हो जाएगा? 2r हो जाएगा उसका डायमीटर। तो 2r से 75 ज़्यादा है उसका सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस आपको पता है कि 2πr होना चाहिए। अब 2πr में से 2r को माइनस करते हैं तो पाई कॉमन हो जाएगा, 2r कॉमन हो जाएगा, और 2r कॉमन होगा तो पाई माइनस क्या हो जाएगा? 1 इज इक्वल टू 75। ये पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7 माइनस 1। अब हम इसे लिख सकते हैं 15/7, और यही बराबर हो जाएगा 2r इंटू 15/7 इज इक्वल टू 75। बस हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए 15 × 5 = 75, अब 7 × 5 = 35, और ये 2 इधर चला जाएगा। 7 × 5 35/2, यानी हम r बराबर बोल सकते हैं 35/2। अब क्या करना है कि 35/2 होगा तो ये रेडियस निकल गया सर्किल ए का। तो सर्किल बी का जो रेडियस है वो 3.5 मोर है। तो 3.5 मोर है तो बी का रेडियस हम लोग
कर देते हैं इसे, इसी में 35/2 है तो 3.5 मोर का मतलब हो जाएगा 7/2 एक्स्ट्रा। अब हम इसे जैसे ही ऐड करते हैं तो 42/2 होगा और ये आ जाएगा आपका 21। और इसका सरकमफेरेंस कैसे निकालेंगे, 2πr बस सॉल्व करते हैं। देखिए 22 22 3 66, 22 इंटू 3 66, 66 इंटू 2 इज इक्वल टू 132 मीटर। इसका आंसर हो जाएगा 132 मीटर। ठीक है, तो इसमें बस आपको आना चाहिए कुछ फार्मूला, जैसे सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा 2πr, डायमीटर 2r हो जाएगा, बस इतना ही काफ़ी है इसके लिए। तो बस इसे हमें सॉल्व करना था और बड़ा ही आसानी से ये सॉल्व हो गया। चलिए बढ़ते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आवाज़ वगैरह सब कुछ ठीक आ रहा होगा, बहुत दिन से माइक का भी यूज़ नहीं हुआ है। चलिए तो हम लोग आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 20% डिस्काउंट and earn a profit of 4%. By what percent the mark price of the article more than the cost price of article? तो कहने का ये मतलब है कि किसी वस्तु को बेचा जा रहा है 20% डिस्काउंट पर, और 20% डिस्काउंट पर बेचने के बावजूद 4% का प्रॉफिट होता है। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा रहा है कि कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस कितना परसेंट ज़्यादा इसको मार्कअप करना चाहिए। ठीक है, तो आप देखिए जैसे आप गौर करेंगे तो मार्कअप अगर हम 100% मान ले, मार्क प्राइस अगर हम 100 यूनिट मान ले, तो 20% डिस्काउंट दिया जाएगा तो ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा, और प्रॉफिट हो रहा है 4% का, तो कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो आप देखिए जैसे ही प्रॉफिट होगा 4% का, तो हमें क्या करना है, कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए सेलिंग प्राइस में 4% मोर का रिवर्स मल्टीप्लाई कर देना। अब 4% इज इक्वल टू 24% इज इक्वल टू 1/25। अगर ये मोर हो रहा है तो इसका फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगा, 26/25। तो हम यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या करते हैं, इसका रिवर्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस निकालना है, रिवर्स मल्टीप्लाई कीजिए, कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस निकालना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, तो आप अब देखिए मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस सब कुछ आ गया। अब हमें तुलना किसके साथ करना है, मार्क प्राइस के साथ तुलना करना है। तो चलिए अब हम इसको यहाँ से हटा दें, सेलिंग प्राइस को हटा दें, यहाँ से तुलना करना है मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस के बीच। तो जैसे ही तुलना करना है, परसेंटेज में तुलना करना है, तो परसेंटेज में तुलना करने का मतलब ये हो जाएगा कि इस संख्या से हमें क्या कोई मतलब नहीं रह जाएगा, इसका रेशियो निकालिए। 20 पंजे 100, 20 चौका 80, और ये देखिए क्या हो गया 4 इंटू 25 और ये बाई 26। अब 26 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मार्क प्राइस क्या हो जाएगा 5 इंटू 26 एंड कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 4 इंटू 25। रेशियो पे गौर करेंगे तो कॉस्ट प्राइस 100 यूनिट आ रहा है और 26 गुना 5 ये आ रहा है आपको 130 यूनिट। तो यहाँ से कितना परसेंट मोर है, तो 30% मोर है, क्योंकि 100 में ही यहाँ पे तुलना आ चुका है। तो हम लोग इसको आंसर क्या लिख देते हैं, 30%। ये बात आपको समझ में आया होगा। दूसरा तरीका इसका ये है कि आप डायरेक्ट रेशियो बनाइए। देखिए रेशियो कैसे बनता है, एक आर्टिकल है 20% डिस्काउंट पर बेचा जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो होगा वो हो जाएगा 20% डिस्काउंट का मतलब ये 100 यूनिट, तो ये 80 यूनिट, तो 100 यूनिट 80 यूनिट को हम लोग चाहेंगे तो 100 और 80 को कैंसिल भी करेंगे, तो रेशियो क्या आ जाएगा 5:4 का। ठीक है, रेशियो क्या आ जाएगा 5:4 का। अब कह रहा क्या कि 4% का प्रॉफिट हुआ, तो 4% का प्रॉफिट हुआ तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आएगा। तो ये कॉस्ट प्राइस अगर 100 यूनिट है तो 104 यूनिट हो जाएगा सेलिंग प्राइस। अगर हम इसे थोड़ा सा भी छोटा करें या इसको अगर ऐसा ही रहने दें, आप देखिए 100 को 100 ही रहने देते हैं और यहाँ पे सेलिंग प्राइस 104 है और यहाँ पे सेलिंग प्राइस 4 है, तो इस दोनों को बैलेंस कर लेते हैं। कैसे बैलेंस करते हैं, तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करें, 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 104 आ जाए, तो 4 को हम लोग 26 से मल्टीप्लाई करें।
अब जब 4 में 26 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया 104, यहाँ भी 104, तो सेलिंग प्राइस इक्वल हो गया। अब 26 से जब हमने सेलिंग प्राइस में मल्टीप्लाई किया है तो रेशियो का प्रॉपर्टीज क्या है कि किसी एक टर्म में हम अगर किसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो दूसरे टर्म में भी हमें उसी संख्या से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी ये हो जाएगा 26। इसमें भी हमने 26 से मल्टीप्लाई किया और इसमें भी 26 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप क्या देखना है, तो सेलिंग प्राइस इक्वल हो चुका है, तो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस के बीच क्या रिलेशन बना, तो कॉस्ट प्राइस अगर 100 यूनिट है तो मार्क प्राइस 26 गुना 5 ये हो जाएगा 130 यूनिट। तो आप क्या गौर कर रहे हैं कि मार्कअप कितना परसेंट हुआ जा रहा है, मार्कअप हुआ है 30%। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 30%। चलिए बढ़ते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जार ए कंटेन्स x लीटर ऑफ प्योर मिल्क ओनली, ठीक है, प्योर मिल्क है, x लीटर प्योर मिल्क है किसी जार ए में। 27 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ 4:5 इज एडेड टू जार ए। द न्यू मिक्सचर दस फॉर्म इन जार ए कंटेन्स 70% मिल्क, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। देखिए कितना आसान है ये। 4 और 5 के रेशियो में 27 लीटर है, तो 4 और 5 के रेशियो में 27 लीटर है, तो हमने सम ऑफ टर्म्स ऑफ रेशियो इज इक्वल टू टोटल होगा। तो आप क्या देख रहे हैं, 9 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 27 लीटर को, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 3 लीटर को। तो 4 तिया 12 यानी 4 इंटू 3 12 लीटर मिल्क होगा और वाटर हो जाएगा 15 लीटर। ठीक है, अब क्या कहना है इसका कि x लीटर प्योर मिल्क ऐड कर रहा है, x लीटर प्योर मिल्क ऐड कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वाटर तो जितना लीटर पहले था उतना ही लीटर बाद में भी होगा। वाटर में तो कोई भी चेंजिंग नहीं आया, कुछ भी उसमें ना तो दिया गया कुछ ना ही निकाला गया वाटर के लिए। तो वाटर कितना लीटर रह जाएगा, 15 लीटर रह जाएगा, और मिल्क कितना लीटर रह जाएगा, 12 प्लस x लीटर रह जाएगा मिल्क। अब इसमें से कह रहा है कि 70% मिल्क हो गया, तो आप इसे चेंज कर दीजिए ना। 70% का मतलब 7 आउट ऑफ 10, 70% का फ्रैक्शनल वैल्यू 10 में से 7, 7 आउट ऑफ 10, यानी मिल्क 7 यूनिट होगा तो वाटर होगा 3 यूनिट। हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, अगर मिल्क 70% होगा तो वाटर 30% होगा। चलिए इसे कंप्लीटली काटिए, तो 7:3 हुआ। अभी ये 3 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 15 लीटर को, तो 3 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 15 लीटर को, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 5 लीटर को, तो 7 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 7 × 5 = 35 लीटर को। और ये 35 लीटर क्या है, 12 प्लस x के बराबर है, 12 प्लस x के बराबर है। तो 12 प्लस x इज इक्वल टू 35 लीटर। तो आप x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 35 माइनस 12, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 35 माइनस 12, जो कि हो जाएगा 23 लीटर। और इसका आंसर क्या होगा, 23। समझ रहे, बहुत भारी नहीं है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, बस मैं इसे समझाने में आपको कुछ ज़्यादा टाइम ले लिया। ठीक है, इसे बनाने में आप ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 सेकेंड काफ़ी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे ही क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। 4 5 9 बराबर 27, तो ये हो गया 4 तिया 12, 12 लीटर 15 लीटर। ओके, x ऐड कर रहा तो 70% हो गया, इसका मतलब 15 लीटर 30% होगा। तो 15 लीटर 30% होगा, तो हम 70% कैसे निकालेंगे, बस उसी चीज को आप समझिए। तो 3 यूनिट बराबर 15 लीटर, 30% को हमने यूनिट में चेंज किया 3 यूनिट, और 70% को हमने यूनिट में चेंज किया 7 यूनिट। तो 3 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 15 लीटर को, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 5 लीटर को, एंड 7 लीटर रिप्रेजेंट करेगा 35 लीटर को। ठीक है, और जबकि इसमें क्या कहा जा रहा है कि 12 प्लस x हुआ है, तो x का वैल्यू हो जाएगा 35 माइनस 12 यानी 23 लीटर। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आपको आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या दिया हुआ, द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 500% मोर देन वेलोसिटी ऑफ बोट और वेलोसिटी ऑफ ए स्ट्रीम दिया हुआ। करेंट से 500% ज़्यादा है। अगर रेशियो में हम इसे लिखें तो वेलोसिटी ऑफ बोट हो जाएगा 6 और वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम हो जाएगा 1। कैसे, अगर ये 100% हुआ तो 100% में 5% मोर करेंगे, 500% मोर करेंगे तो 600%, एंड 600% एंड 100% का रेशियो 6:1 होगा। ठीक है,
फिर क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। डाउन स्ट्रीम वेलोसिटी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, दोनों ऐड होगा 6 एक साथ। डाउनवर्ड डायरेक्शन में पानी की दिशा में जा रहा तो साथ में जा रहा, तो करेंट का स्पीड और बोट का स्पीड दोनों क्या होगा, ऐड होगा, जुटेगा। और जबकि अगर अप स्ट्रीम में जा रहा, उल्टा दिशा में जा रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम होगा। तो अप स्ट्रीम में क्या कह रहा है, अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा 6 - 1 6 - 1 5, और इस दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा 7:5 7:5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द एवरेज रन ऑफ ए क्रिकेटर इन ए टूर्नामेंट इन विच ही प्लेड 14 मैच। 14 मैच कोई क्रिकेटर खेलता है और उसका एवरेज दिया हुआ है 47। हिज एवरेज रन्स इन द फर्स्ट 7 मैचेस आर 57। पहले 7 मैच में इसका एवरेज है 57 का। और फिर कह रहा क्या, एंड दैट इन लास्ट 5 मैच, लास्ट 5 मैच में इसका एवरेज है 44 एंड द रन मेड बाय हिम इन 8th मैच। 8th मैच का मतलब एक मैच हुआ, 8th मैच का मतलब 8वें मैच के बारे में कह रहा है। तो एक मैच में इसने 15 रन बनाया, तो एक मैच में जो बनाया तो वही एवरेज भी तो हुआ ना इसके लिए। ठीक है, तो हाउ मेनी रन्स डिड ही मेक इन 9th मैच। तो 9th मैच का मतलब क्या हुआ, देखिए 7 मैच 7 5 12 12 1 13, तो 14 मैच में से 13 मैच इसने खेल लिया। और एक मैच जो 9th मैच के बारे में जिक्र किया है, किसी भी मैच के बारे में जिक्र करें तो उसमें ये कितना रन बनाया। आमतौर पे कुछ लोग करते क्या हैं कि 14 × 47, पहले इसको कर लिया, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके रख लिया, फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई किया, और इन सारे को ऐड करके 14 × 47 से माइनस किया। तो ये गलत तरीका है, ये तरीका सही है, लेकिन आप एग्जाम में अगर इस चीज को करने जाते हैं तो आपके पास बहुत समय होना चाहिए, और उतना समय आपको एग्जाम देता नहीं है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए। एवरेज का मतलब होता है सभी में बराबर बराबर बांटना। एवरेज मेरा एक ऐसा घर है, एक ऐसा हाउस है, एक ऐसा रूम है जिसके अंतर्गत सभी आते हैं तो सभी बराबर बराबर हो जाते हैं। ना कोई गरीब रहता है ना कोई अमीर रहता, सभी बराबर होते हैं। यहाँ राम राज्य होता है। समझ रहे हैं बात? तो देखिए हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि 14 मैच में एवरेज है 47 का, तो इसका मतलब चलिए हम इसे एक आदमी की तरह लेते हैं कि 14 आदमी 47 रोटियां खा सकता है। तो सभी खा सकता है 47 47 47 47 47। ठीक है, 7 ने खाया 57, 7 ने कितना खाया 57, तो सभी का हिस्सा में तो 47 था, तो इस एवरेज से 10 ज्यादा खाया, एवरेज से 10 ज्यादा खाया, मतलब प्रत्येक व्यक्ति ने 10-10 ज्यादा खाया, तो 7 व्यक्ति ने 10-10 ज्यादा खाया तो 70 ज्यादा खाया। ठीक है, 5 व्यक्ति ने 44-44 खाया, 5 men 44 44 44 44। असल में एवरेज से इसने 3-3 कम खाया, तो 3-3 कम खाया कितने आदमियों ने, 5 आदमियों ने, यानी 15 कम खाया। और एक आदमी मात्र 15 खाया, तो 47 से अगर देखा जाए तो 47 से ये 15 कम कितना है, तो 32 कम है, 32 कम है। इसका मतलब ये हुआ कि एक आदमी 32 कम खाया। ठीक है, 9वां जो आदमी था उसे 47 तो खाना ही था, ये तो इसे खाना ही है, मतलब एवरेज सभी है तो सबका अपना अपना हिस्सा है, तो इसे 47 तो रखना ही है। अब हम ये देखते हैं कि ज्यादा या कम हो रहा है। अगर यहां ज्यादा हुआ तो यहां कम होगा, यहां कम हुआ तो यहां ज्यादा होगा। ठीक है, देखिए 70 - 15, तो 70 - 15 और 30 माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 70 - 35, ये हो जाएगा 25, 25 - 2 यानी ये हो जाएगा आपको 23। तो 23 अभी भी प्लस में रहा। आप इन सारे को जब सॉल्व करेंगे 17 - 15 - 32, तो 23 यहां अभी प्लस में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऊपर वाला जो है ये तीनों, इन तीनों ने जो भी हो
जो जितना ज्यादा खाया उससे नहीं मतलब है, टोटल मिल करके कितना ज्यादा खाया, 23 ज्यादा खाया। तो ये कौन मैनेज करेगा, ये 47 वाला मैनेज करेगा ना। अगर यहाँ ज्यादा हुआ तो यहाँ कम होगा, अगर यहाँ कम होता माइनस में होता तो यहाँ ज्यादा होता। तो 47 माइनस 23 और 47 माइनस 23 मेरा आंसर हो जाएगा 24 और इसका आंसर हो जाएगा ए। आप अगर ऐसे भी करना चाहते हैं, ये तो एक तरीका है, इस तरीका को आप समझेंगे। एवरेज से कुछ मैं जब क्वेश्चंस कराऊंगा तो ये तरीका और भी आपको समझ में आएगा, और ये तरीका अगर आप सीख लेते हैं तो बेस्ट रहेगा आपके लिए, ठीक है। आमतौर पे तो देखिए कैसे किया जाता है वो मैं बता देता हूं, और आप इसे कर लेंगे तो आंसर देखिएगा 24 ही आएगा, ठीक है। तो 14 मैच में एवरेज है 47 का, तो 14 इंटू 47 करेंगे तो ये टोटल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, टोटल रन। अब 7 मैच में 57 का एवरेज है, तो 7 गुना 57 प्लस 5 मैच में 44 का एवरेज है, 5 गुना 44, और 1 मैच में 15 है तो प्लस 1 गुना 15। इन सारे को ऐड करके इस टोटल में से माइनस करेंगे तो जो 9th मैच में रन बनाया है वो आपको आ जाएगा, और वो आएगा 24। आप करके देख लीजिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं फिर हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है, एन इक्वल अमाउंट ऑफ सम पी इज इन्वेस्टेड इन स्कीम ए एंड बी, बोथ द स्कीम्स ए एंड बी आफ्टर सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% एंड 9% रेस्पेक्टिव सिंपल इंटरेस्ट है। इफ एट द एंड ऑफ 2 years total amount received from both the schemes together was rupees 21,780, what is the value of P? इसका कहने का ये मतलब है कि इक्वल अमाउंट P है, ठीक है, और P को इन्वेस्ट किया गया, 12% पर एनम पर, और इस दूसरे P को इन्वेस्ट किया गया 9% पर एनम पर आफ्टर 2 year। तो सिंपल इंटरेस्ट का फंडा ये है कि प्रत्येक वर्ष का जो सिंपल इंटरेस्ट का रेट है उसी रेट से ये बढ़ता चला जाएगा। जैसे पहले वर्ष 12% है तो दूसरे वर्ष भी 12% ऐड होगा, फिर तीसरे वर्ष भी 12%। मतलब हम लोग इसे कह सकते हैं कि टोटल परसेंट सिंपल इंटरेस्ट ये हो जाएगा रेट इनटू टाइम के बराबर। मतलब 10% अगर 3 वर्ष के लिए लगाया तो हम कह सकते हैं टोटल परसेंट इंटरेस्ट हो जाएगा 10 गुना 3, 10% इंटू 3, 10% इंटू 3, 30%। तो आप इस P को अगर आप 100% माने तो यहाँ भी आप 100% माने। 100% 12% के दर से 2 वर्ष में 24% इंटरेस्ट लाएगा, और 24% इंटरेस्ट लाएगा तो टोटल अमाउंट जो वापस आएगा वो आएगा 124%, ठीक है। और ये भी क्या आएगा, 100 2 वर्ष के लिए तो 18% सिंपल इंटरेस्ट लाएगा, टोटल अमाउंट जो वापस आएगा वो आएगा 118%। अब जब टोटल अमाउंट के बारे में हमें जानकारी मिला तो 124% प्लस 118% ये हो जाएगा 242%, और यही रिप्रेजेंट करता है 21,780 को, 21,780। अब आप जब इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो आप देखिए यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट वैसे तो 0 है, ठीक है, बट 2 और 8 में कुछ रिलेशन है, जैसे 9 का रिलेशन है, और ऑप्शन में भी आप देखिए 9 है, 9 फिर यहाँ पे 12 है हालांकि, बट आप देखिए करके तो 9 दूनी 18, फिर 9 चौका 36, 1 37, और 9 दूनी 18, 3 21, यानी ये 9 टाइम्स कट जाएगा, 90 टाइम्स कट जाएगा, ठीक है। तो 100% 1% रिप्रेजेंट करेगा 90 को, तो 100% रिप्रेजेंट करेगा 9,000 रुपीज को। तो यहां से आपको क्या निकल गया, P का वैल्यू, यानी 100%। ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा, 2P पूछता, टोटल इन्वेस्टमेंट पूछता तो हम इसी का डबल कर देते, यानी 18,000 हो जाता। लेकिन इसने पूछा है क्या, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन हमसे पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P, एक मूलधन के बारे में। डिपोजिटेड ए टोटल ऑफ 10,500 विथ ए बैंक इन 2 डिफरेंट डिपोजिट schemes at 10% per annum interest being compounded annually, ठीक है। As per schemes, she gets the same amount after 2 years on first deposit as she gets after 3 years on the second deposit. How much money did she deposit for 3 years? कहने का ये मतलब है कि 10,500 रुपये की राशि है,
इसको दो भाग में बांट दीजिए, ठीक है। एक ए में बांटिए, दूसरा बी में बांटिए, ठीक है। बोला क्या कि 10% पर एनम के दर से कंपाउंड इंटरेस्ट है 10% पर एनम। 2 वर्ष में ए पर जितना इसको टोटल अमाउंट आ रहा है उतना ही टोटल अमाउंट बी पर आ रहा है 10% पर एनम से 3 वर्ष में। दोनों का अमाउंट क्या कह रहा है, बराबर है। तो अभी फिलहाल हमने प्रिंसिपल माना है ए और बी। तो आप ये देखेंगे कि ये ऑलवेज सक्सेसिव इंक्रीज है। तो 10% का मतलब हो जाएगा 11/10। ये 10% इंक्रीजिंग वैल्यू 11/10। तो मतलब लगातार बढ़ेगा। तो कैसे बढ़ेगा, 11/10 बढ़ेगा। तो अब हम इसे लिखते हैं कि ए से 11/10 हो जाएगा और ये कितने साल तक होगा, 2 साल तक होगा। तो ए गुना 11/10 का स्क्वायर, ये आपको पूरा अमाउंट हो गया, और बी गुना 11/10 का क्यूब, ये पूरा अमाउंट हो गया बी का। तो ये दोनों ही अमाउंट बराबर है। अब आप ये देखेंगे कि 11/10 का स्क्वायर 11/10 का क्यूब है। इस साइड अगर चला गया बराबर का, तो A/B बराबर आएगा हमें 11 और 10। रेशियो क्या आएगा, 11 और 10 का, ठीक है। और टोटल अमाउंट हम जान रहे हैं कितना है, 10,500। तो 11 और 10 यूनिट, टोटल यूनिट है 21, और 21 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 10,500 को। तो 1 यूनिट बराबर आएगा 500। तो इससे ये बात पता चल गया। क्वेश्चन हालांकि ये हमसे पूछ रहा है हाउ मच मनी डिड सी डिपोजिटेड फॉर 3 ईयर्स, 3 वर्ष के लिए। तो 3 वर्ष वाला तो ये है। तो हम कह देंगे कि 1 बराबर 500, तो 10 बराबर 5000। अगर हमसे पूछता है कि 2 वर्ष के लिए कितना, तो हम क्या लिखते, 11 गुना 500 यानी 5500। फिलहाल मेरा आंसर क्या होगा, 5000। ठीक है, समझ रहे हैं, बड़ा ही आसान था ये। चलिए बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। चला जाता हूँ किसी के धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। हाँ चलिए फिर देखते हैं हम लोग 7वें नंबर का क्वेश्चन। सपना, वाह। सपना borrowed a certain sum of money from Kavita under the following repayment scheme based on simple interest, 8% for the initial 2 years। ठीक है, मैं हिंदी में भी समझा दूंगा। 9.5% per annum for the next 4 years, 11% per annum for next 2 years, 12% per annum after first 8 years. Find the amount which a sum of rupees 9,000 taken for 12 year becomes at the end of 12 year। कहने का मतलब है कि सपना ने कविता से 8% पर एनम के दर से 9,000 रुपया उधारी लिया। ठीक है, 9,000 रुपया उधारी लिया। 2 वर्ष के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है वो लग रहा है 8%। अगले 2 वर्ष के लिए, अगले 4 वर्ष के लिए, नेक्स्ट 4 इयर्स के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, सिंपल इंटरेस्ट है, वो लग रहा है इसको 9.5%, 9.5%। अगले 2 वर्ष के लिए फिर लग रहा है इसको 11%। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है आफ्टर द फर्स्ट 8 ईयर 12% पर एनम लग रहा है आफ्टर द फर्स्ट 8 ईयर। तो हम पहले चेक कर लेते हैं, 4, 2, 6, 2, 8, 8 वर्ष बीत गया। अब जितना वर्ष के लिए रखेगा उतना वर्ष के लिए लगेगा 12% पर एनम। ठीक है, ध्यान से देखिए। और चूंकि सिंपल इंटरेस्ट है तो आप एक बात ध्यान में रख सकते हैं, टोटल परसेंटेज ऑफ सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है रेट इनटू टाइम। ठीक है, रेट इनटू टाइम। 10% अगर पर एनम के दर से 2 वर्ष के लिए लिया जा रहा है तो टोटल परसेंट सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त होगा 10 दूनी 20%। 10% के दर से अगर 5 वर्ष के लिए सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त किया जा रहा है तो टोटल हो जाएगा 10 गुना 5, यानी 10% इस वर्ष भी, अगले वर्ष भी, अगले वर्ष भी, अगले वर्ष भी, मतलब हर एक वर्ष में 10-10%। ठीक है,
इसी तरह से यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है टेकन फॉर 12 ईयर, मतलब 12 वर्ष के बाद टोटल अमाउंट कितना प्राप्त होगा। तो देखिए आपको करना ये है 8% 2 वर्ष के लिए 16% प्लस 9.5% 4 वर्ष के लिए। बेस मेरा स्थिर है, आप देख लो बेस मेरा स्थिर है, प्रिंसिपल मेरा स्थिर है, ठीक है 100% प्रिंसिपल है। तो 9.5% को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपको, देखो 9.5 को डबल करते 18 1 19, 9 दूनी 18 1 19 और 19 दूनी 38 यानी 38% प्लस 22% प्लस, अब हमें ये देखना है कि 8 वर्ष तो यहाँ बीत गया और लौटा कितना वर्ष में रहा 12 वर्ष में, तो सिर्फ 4 ही वर्ष के लिए 12% लगेगा, 12 चौका 48%, ठीक है। तो टोटल परसेंट सिंपल इंटरेस्ट इसे प्राप्त हो जा रहा है 48 प्लस 22 70 70 38 108 16 124%, ठीक है। तो ये हुआ टोटल परसेंट सिंपल इंटरेस्ट, ये हुआ प्रिंसिपल। तो अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस टोटल परसेंट सिंपल इंटरेस्ट प्लस टोटल सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो प्रिंसिपल हमें पता है 9000 है, ठीक है, और 9000 का 124%, तो 9000 इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 100% प्लस 20% प्लस 4% लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो 100% 9000 का खुद 9000 हो जाएगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट अब हम ऐड कर रहे हैं। 20% देख लेते हैं तो 10% 900 होगा, 20% हो जाएगा 1800, ठीक है। 4% देखते हैं 1%, 1% होगा 90, तो 4% हो जाएगा 360, और सारे को अगर ऐड कर दिया जाए तो 9000 9000 18000 19000 800 टोटल मिलके हो जाएगा 20160 रुपया, ठीक है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, ये मेरा आंसर हो जाएगा 20160 रुपया। सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल दोनों को ऐड करेंगे तो क्या प्राप्त होगा अमाउंट। चलिए फिर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ABC इंटर इनटू ए पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। पार्टनरशिप का आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। पार्टनरशिप अगर सेम टाइम के लिए लगाएगा तो प्रॉफिट बटेगा कैपिटल के रेशियो में, और अगर टाइम अलग अलग है तो प्रॉफिट जब भी बटेगा वो बटेगा कैपिटल इनटू टाइम के रेशियो में, जिसका कैपिटल उसके टाइम से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है ABC इंटर इनटू ए पार्टनरशिप, ए इन्वेस्ट 8000, ए ने 8000 इन्वेस्ट किया फॉर वोल ईयर, ठीक है 12 महीने के लिए, ठीक है। बी पुट्स इन 12,000 एट फर्स्ट एंड इंक्रीज टू ₹16,000। बी ने पहले 12,000 लगाया, ठीक है, और 16,000 कर लिया कब, जब एट द एंड ऑफ 4 मंथ, 4 महीने तक इसका ठीक ठाक रहा, 12,000 लगा, लेकिन उसके बाद उसने क्या किया अपना इंक्रीज कर लिया और 16,000 कर लिया। तो 4 महीना यहाँ बीत गया है, तो 1 वर्ष बीतने के लिए यहाँ पे कितना होना चाहिए 8 महीना होना चाहिए, ठीक है। चलिए फिर कह रहा है सी के बारे में। सी पुट्स इन एट फर्स्ट 16,000, सी ने पहले 16,000 लगाया, ठीक है, बट विड्रॉ ₹4,000 एट द एंड ऑफ 9 मंथ। 9 महीने तक सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन उसके बाद फिर इसने क्या किया 4,000 निकाल लिया। तो 16,000 में से अगर विड्रॉ कर लेगा 4,000 तो 12,000 बचेगा, ठीक है। अब कह रहा है एट द एंड ऑफ, तो यहाँ पर 9 महीना हो चुका है, तो बचा कितना महीना 3 महीना, ठीक है। तो पूछ रहा है क्या एट द एंड ऑफ फाइंड द प्रॉफिट ऑफ ए एट द एंड ऑफ ईयर इफ टोटल प्रॉफिट इज 22,600। टोटल अगर 22,600 है, टोटल प्रॉफिट है 22,600, तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ए का टोटल प्रॉफिट कितना होगा, ठीक है। सबसे पहले तो आप ऐसा कीजिए कि इस 1000 को खत्म कीजिए, यहां से 1000, ये 1000 कॉमन हो जाएगा, दोनों खत्म होगा, ये 1000 भी कॉमन हो जाएगा, दोनों खत्म होगा, ठीक है। और भी हम चाहते तो यहाँ पे खत्म कर सकते थे, लेकिन अपने एहतियात के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं 8 × 12, ठीक है। आप देखिए कि इस दोनों में कॉमन क्या लिया जा सकता है, क्या लिया जा सकता है, तो हम आराम से इसमें से 16 कॉमन ले सकते हैं, 16। तो 16 यहाँ से कॉमन लिए तो यहाँ बचा 8, और 16 जब यहाँ से कॉमन लेंगे यानी 4, 4 चौका 16, तो बचेगा यहाँ 3, ठीक है। अब इधर देख लेते हैं हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, 12 हम आराम से कॉमन ले सकते हैं, तो 12 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 3, ठीक है। ऊपर देखो क्या सब बचा, तो 4 यहाँ से निकाले, 3 यहाँ से निकाले, तो 12 कॉमन बचा, 4 × 3, 4 × 12, ठीक है।
अब देखिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 चौका 16, 4 तिया 12। रेशियो पे थोड़ा गौर करेंगे तो 24, 8 3 11, 4 44, 12 3 15 तिया 45। अभी टोटल हो जाएगा 22,600। तो ए का टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 424 आउट ऑफ, इसको जब ऐड करें तो टोटल कितना है देख लो, 5 4 9 4 13, 113। ठीक है, 113 में 24 किसका हिस्सा है, ए का। अभी इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 22,600 में। तो यहाँ से हमें तुरंत पता चल गया कि ए का प्रॉफिट होगा 4800। ए का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 4800। ठीक है, पार्टनरशिप का क्वेश्चन हमेशा कैलकुलेटिव होता है, थोड़ा उस पर ध्यान देना है, लेकिन हम हमेशा कैलकुलेशन को अवॉइड कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपको सेट करके देगा कि आप चाहेंगे तो आराम से उसका कुछ कॉमन पार्ट लेकर के उसको ख़त्म कर सकते हैं और उसके बाद फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि ये ऐसा भी बहुत भारी क्वेश्चन नहीं था जिसमें कि हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता। ठीक है, चलिए आप समझ गए होंगे बात को, बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 प्लेसेस, ये इसका आंसर हो गया 4800 हुआ था ना। ठीक, 2 प्लेसेस P एंड Q आर 92 किलोमीटर अपार्ट। P यहाँ है, Q यहाँ है, एक दूसरे से 92 किलोमीटर दूर है। ठीक है, ए ट्रेन लीव्स P, एक ट्रेन है जो P को छोड़ रहा है Q के लिए। ठीक, बहुत एक और भी ट्रेन है द सेम टाइम अनदर ट्रेन लीव्स Q फॉर P। तो दूसरी ट्रेन Q से चल रही है सेम टाइम में। ठीक है, सेम टाइम में, ध्यान रखना है सेम टाइम में। बोथ द ट्रेन्स मीट 4 आवर आफ्टर, कितने घंटे में मिल रहा है दोनों एक दूसरे से, 4 घंटे में। ठीक है, दे स्टार्ट मूविंग इफ द ट्रेन ट्रेवलिंग फ्रॉम P टू Q ट्रेवल्स 7 किलोमीटर पर आवर फास्टर देन द अदर ट्रेन, फाइंड द स्पीड ऑफ 2 ट्रेन। क्वेश्चन कह रहा है कि जो P से Q की तरफ चल रहा है वो 7 किलोमीटर पर आवर फास्ट है जो Q से P की तरफ चल रहा है उस ट्रेन से। ठीक है, और 4 घंटे में दोनों मिल भी रहा है। एक बात जानते हो, उसको अलग अलग तरीका से हम बना सकते हैं, बहुत सारे तरीका से बना सकते हैं। एक और भी हम देख लो तरीका देख लेते हैं। जब दोनों ही ट्रेन के बारे में हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो दोनों का डिफरेंस तो 7 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। देख लो, होना चाहिए ना। तो यहाँ देखो 7 किलोमीटर पर आवर, यहाँ तो मिल गया। 8 4 12 छटा गया ये ऑप्शन, 9 3 12 छटा गया, 9 6 15 छटा गया। हाँ, एक और अभी ऑप्शन था जिसे हमने लिखा नहीं, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो हम इसे ही चेक कर लेते हैं और आंसर लिख लेते हैं। दूसरा भी तरीका हम बताएंगे अभी। तो 15 किलोमीटर पर आवर से ये भी 4 घंटा चला, 8 किलोमीटर पर आवर से ये भी 4 घंटा चला, क्योंकि दोनों सेम टाइम में खुली थी और 4 घंटे के बाद मिलती है। तो दोनों के लिए टाइम कांस्टेंट है, ये भी 4 घंटा चली और ये भी 4 घंटा चली। तो 15 चौका 60 और 8 चौका 32, तो 60 और 32 को ऐड करेंगे तो क्या 92 किलोमीटर मेरा आ रहा है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, दूसरा जो तरीका है, अगर आप इसे देखते हैं तो अगर ये x किलोमीटर पर आवर है तो ये कितना होगा, सॉरी, ये अगर x किलोमीटर पर आवर है तो ये हो जाएगा आपको x + 7 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये भी 4 घंटा चलेगी, ये भी 4 घंटा चलेगी। रिलेटिव स्पीड ऐड कर देते हैं। तो रिलेटिव स्पीड अगर ऐड करें तो 2x x + 7 + x, 2x + 7 कितने आवर में, 4 घंटे में। स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू 92। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2x + 7 इज इक्वल टू 23। 2x बराबर कितना हो जाएगा आप देख लेते हैं, तो 16। तो x का वैल्यू आ गया 8 किलोमीटर पर आवर। और जैसे ही x का वैल्यू आया 8 किलोमीटर पर आवर तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 8 7 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और लास्ट क्वेश्चन है मेरा। A and B working together can do a piece of work in 4.5 hours. B and C working together can do it in 3 hours. C and A working together can do it in 2 and 1/4 hours. All of them begin the work at the same time. Find in how much time they will take to finish the work. देखिए, A और B किसी काम को मिल जाते हैं तो करते हैं 4.1/2 घंटे में, यानी हम इसे लिख सकते हैं 9/2 घंटा। B और C मिलके 3 घंटे में, B और C मिलके करते हैं 3 घंटे में। C और A
ये दोनों जब मिल जाते हैं तो करते हैं 2.1/4 घंटे में, सी और ए, यानी इसे हम लिख सकते हैं 9/4 घंटा। ठीक है, बोला तीनों मिल करके उस वर्क को कितना देर में कंप्लीट कर सकता है, तो तीनों मिल करके उस वर्क को कितना देर में कंप्लीट कर सकता है। एक बात आप ध्यान रखेंगे हमेशा टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को सॉल्व करने में, किसी जिसका भी टाइम पूछे तो उसका हमें इफिशियंसी चाहिए और उस क्वेश्चन में टोटल यूनिट वर्क चाहिए। तो टोटल यूनिट वर्क हम यहां से निकालते हैं, 9 3 9 का एलसीएम हो जाएगा 9, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, एलसीएम निकाल लेते हैं पहले न्यूमरेटर का और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं डिनोमिनेटर का। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन हो जाता है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आप देख लीजिए, एक के डिनोमिनेटर में एक है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो एक ही होगा, यानी नीचे में एक होगा। 9 3 9 का एलसीएम क्या हो जाएगा 9। ठीक है, तो 9/2 से जब हम 9 को डिवाइड करते हैं तो आ जाता है मेरा 2, और 3 से डिवाइड करते हैं ये आता है 3, और इसका आ जाएगा 4। तो आप क्या देख रहे हैं, a प्लस बी का इफिशियंसी 2, b प्लस सी का इफिशियंसी 3, c प्लस ए का इफिशियंसी 4। तो सिर्फ a प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी उसका हाफ हो जाएगा ना। देखिए a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तो टोटल इफिशियंसी मेन में जो है उसको तैयारी ये बात जरूर समझ में आ रहा होगा, प्री वाले को भी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो 4 3 7 2 9 बट्टे क्या हो रहा है 2। ठीक है, अभी इसका टाइम देखना है, टोटल यूनिट वर्क मेरा क्या आ रहा है 9, और इफिशियंसी से डिवाइड करेंगे 9/2, यानी 9 से 9 कट गया और आंसर मेरा क्या आ गया 2 घंटा। आंसर मेरा क्या आ गया 2 घंटा। 2 bullets are fired from a place. 2 bullets are fired from a place at an interval of 11 minutes. A person approaching that hears it at the gap of 10 minutes. If speed of sound is 330 meter per second, then what is the speed of that person? देखिए यहां पर से एक जगह पर से गोली चली। ठीक है, तो एक जगह पर से गोली चली और साउंड ऐसे जा रहा। ठीक है, तो गोली चली तो गोली नहीं जा रहा, ये साउंड है ये। ठीक है, तो साउंड ऐसे जा रहा है और एक आदमी यहां पे खड़ा है, एक आदमी यहां पे खड़ा है। ठीक है, मान के चलो कि एक आदमी यहां पे खड़ा है और 11 मिनट के अंतराल पे एक गोली चली धाएं, उसके 11 मिनट के बाद एक गोली दूसरी चली धाएं। तो ये आदमी अगर यहीं पे खड़ा रहता तो इसको साउंड कितने देर के बाद सुनाई देता है 11 मिनट के बाद सुनाई देता, लेकिन वह आदमी सुन रहा है 10 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद सुन रहा है। आप देखिए कि एक बार जब गोली यहां से इसका साउंड चला और यहां तक पहुंचा 11 मिनट, उसके बाद हुआ क्या कि दूसरे बार जो गोली चली, ठीक है, तो उसको 10 मिनट के बाद ही सुनाई दिया। यानी कहने का ये मतलब है कि ये आदमी तब तक में कहां पे आ चुका था, इस जगह पे। ठीक है, इस जगह पे आ चुका था, तो इसी वजह से ये 10 मिनट के बाद ही सुन लिया। अब आपको ये बताना है कि साउंड का स्पीड है 330 मीटर पर सेकेंड, तो वो आदमी किस स्पीड से इधर चला। ठीक है, उस आदमी का स्पीड पूछ रहा। चलिए, एक बात आपको पता होना चाहिए कि टोटल डिस्टेंस जब भी कांस्टेंट होगा, तो टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्पीड होगा और स्पीड का इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम होगा। टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्पीड और स्पीड का इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम होगा। ठीक है, ये जब मैं टाइम एंड डिस्टेंस का पूरा सीरीज कराऊंगा तो फिर उसमें आपको और भी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। वैसे आप इतना समझ सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस जब भी कांस्टेंट रहेगा तो टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्पीड और स्पीड का इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम। तो आप ये सोचिए कि ये आदमी कौन सा डिस्टेंस तय किया, इतना दूर। ठीक है, और गोली चला क्या, पहला गोली जो चला था तो उसके बाद ये आदमी चलना शुरू कर दिया होगा, तो 10 मिनट तक ये आदमी यहां पे चला। कितने मिनट तक, 10 मिनट तक, क्योंकि 10 मिनट में गोली यहां पे पहुंचा ना, 10 मिनट तक। और ये गोली अगले 1 मिनट में इस डिस्टेंस को तय कर लेगी। कितने मिनट में, 1 मिनट में। समझने का कोशिश कीजिए। तो गोली का जो टाइम है, उस बुलेट का जो टाइमिंग है, वो टाइमिंग 1 मिनट के बाद इस डिस्टेंस को तय करेगी, और इसी सेम डिस्टेंस को वह आदमी जो है वो तय करेगा 10 मिनट में। ठीक है, 10 मिनट में। तो स्पीड क्या हो जाएगा, इसी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी हम इसको लिख सकते हैं 10:1।
अब बुलेट का स्पीड दिया हुआ है, बुलेट का असल में स्पीड नहीं है, वो साउंड का स्पीड है, साउंड ही सुन रहा है। तो 10 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 330 मीटर पर सेकेंड को, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 33 मीटर पर सेकेंड को, यानी उस आदमी का जो स्पीड था वो था 33 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये बात समझ रहे हैं आप। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बट एकदम टेक्निकल क्वेश्चन था ये। एक बार फिर से समझिए, ये बुलेट अगर 11 मिनट के अंतराल पे चली और आदमी यहाँ पे खड़ा रहता तो 11 मिनट के बाद ही सुन लेता, लेकिन वो आदमी क्या कर रहा था, इधर चल रहा था तो 10 मिनट के बाद सुना। इसका मतलब ये आदमी 10 मिनट के बाद सुना, तो ये आदमी यहां से लेकर के यहां तक पहुंचने में इसको कितना मिनट लगा होगा, 10 मिनट। जबकि गोली 10 मिनट है यहाँ पे और इसको पहुंचने में टोटल 11 मिनट लगेगा, लेकिन इस डिस्टेंस को पार करने में गोली का टाइमिंग क्या हो जाएगा, 1 मिनट। गोली का टाइमिंग हो जाएगा, बुलेट का टाइमिंग हो जाएगा 1 मिनट, और इसी डिस्टेंस को पार करने में उस आदमी को लगेगा 10 मिनट। तो टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्पीड होगा, 10:1 होगा, और 10 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 330 मीटर पर सेकेंड को, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 33 मीटर पर सेकेंड को, और उस आदमी का जो स्पीड होगा वो होगा 33 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, इन ए टाउन द पॉपुलेशन वाज 4,000 इन 1 year, मेल पॉपुलेशन इज increased by 10% and female population increased by 5%, but the total population increased by 8.5%. Initially the number of male in the town was. इसको हम लोग एलिगेशन से भी बना सकते हैं, इसको वैसे भी बना सकते हैं, हम दोनों ही तरीका आपको बताते हैं। तो देखिए, मेल है और फीमेल है, तो टोटल मिल करके है 4000, नंबर ऑफ मेल और नंबर ऑफ फीमेल टोटल मिल के है 4000। मेल का जनसंख्या कैसे बढ़ा, 10%, फीमेल का जनसंख्या कितना बढ़ा, 5%, और टोटल का जनसंख्या बढ़ा 8.5%। ठीक है, तो ये आ जाएगा मीन में। अब हम इसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। 5 and 8.5 का डिफरेंस होगा 3.5%, और 10 and 1 8.5 का डिफरेंस होगा 1.5%। तो आप देखेंगे रेशियो 5 से 35, 5 तिया 15, 7:3 का। तो ये क्या बता रहा है, नंबर ऑफ मेल और नंबर ऑफ फीमेल का रेशियो बता रहा है। टोटल हो जाएगा 4000। तो हम बोल सकते हैं कि 10 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 4000 को, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 400 को, तो 7 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 2800 को, यानी टोटल नंबर ऑफ मेल हमसे पूछ रहा है, मेल इन द टाउन, तो आंसर हो जाएगा मेरा 2800। अगर फीमेल पूछता तो हम बोल देते 4 तिया 1200, यानी टोटल नंबर ऑफ फीमेल हो जाएगा 1200। ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है, एलिगेशन तो है ही, दूसरा तरीका दूसरा तरीका आप देखिए, दूसरा तरीका जो है हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, 10% ऑफ मेल प्लस 5% ऑफ फीमेल, ये दोनों ही अगर ऐड हो जाएगा तो 8.5% ऑफ मेल प्लस फीमेल दोनों ही हो जाएगा। ठीक है, तो हम 10% ऑफ मेल में से 8.5% ऑफ मेल को माइनस करेंगे तो 1.5% ऑफ मेल होगा, जबकि 8.5% ऑफ फीमेल में से 5% ऑफ फीमेल को माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3.5% ऑफ फीमेल। तो रेशियो पे आप गौर कीजिए, 5 तिया 15, 5 सते 35, 3m = 7f। m और f का जो रेशियो होगा, यानी मेल और फीमेल का जो रेशियो होगा वो होगा 7:10। और फिर क्या करना है, हमें 4000 को बांट देना। ठीक है, तो यही 10 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 4000 को, 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 400 को, 7 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 2800 को। ठीक है, चलिए, तो यहां से भी हम आंसर निकाल सकते हैं। सारे अप्रोच को आप सीखते जाइए। हाँ, कुछ लोग को अगर मिसलेनियस में प्रॉब्लम हो रहा है तो मेरा एक प्लेलिस्ट में चले जाइए, प्लेलिस्ट में मिसलेनियस का बहुत सारा वीडियो हमने दिया है। ठीक है, तो मिसलेनियस वाले जितने भी वीडियो हैं उन्हें आप कृपया जाकर के देखिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, 1 fill pipe A is 4 times efficient देन 2nd fill pipe B। तो A जो है B से 4 गुना इफिशियंट है। ठीक है, बोला क्या, एंड टेक्स 33 मिनट लेस देन द फिल पाइप B, व्हेन विल बी द सिस्टर्न बी फुल इफ बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर। पहला जो पाइप है A, वो दूसरे पाइप से, पहला पाइप जो A है वो दूसरे पाइप B से 4 गुना ज्यादा इफिशियंट है। ठीक है, और 4 गुना ज्यादा इफिशियंट है,
तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं, टोटल यूनिट वर्क अगर कांस्टेंट होगा तो इस कंडीशन में इफिशियंसी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टाइम होगा और टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इफिशियंसी होगा। ठीक है, तो यहां पर टाइम हम लोग देख लेते हैं, तो 1:2 क्या हो गया 4, और क्वेश्चन में दिया हुआ 33 मिनट कम लग रहा है, तो हम बोल सकते हैं ये 3 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 33 मिनट को, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 11 मिनट को, और 4 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 44 मिनट को। हालांकि किसी दोनों का निकालना कोई जरूरी नहीं है, तो क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि दोनों अगर पाइप मिल जाए तो इसे कितने देर में भर देंगे। अब हमें निकालना क्या है, टोटल यूनिट वर्क, और डिवाइड किससे करना है, दोनों के इफिशियंसी को मिलाकर के उससे डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो टोटल यूनिट वर्क हम लोग ऐसे देख सकते हैं, 11 मिनट तक 4-4 यूनिट के हिसाब से काम किया होगा, तो टोटल कितना यूनिट हो गया होगा, 44 यूनिट, या 44 मिनट तक 1-1 यूनिट के हिसाब से काम किया होगा, तो टोटल यूनिट वर्क क्या हो गया मेरा 44। अब हमें करना क्या है कि दोनों मिल करके उस वर्क को कितने दिनों में कंप्लीट कर देगा, तो दोनों का एफिशिएंसी तो 5 है, तो 5 से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 5 से जैसे ही हम 44 में डिवाइड करते हैं तो मेरा आंसर आ जाता है 8.8 मिनट, 5×8 40, 5×8 40, तो 8.8 मिनट मेरा आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ए मैन बाइज ए चेयर एंड टेबल फॉर 6,000। एक चेयर और एक टेबल 6,000 रुपये में खरीदा। ही सेल्स द चेयर एट ए लॉस ऑफ 10%, चेयर को बेच रहा है 10% लॉस पे, एंड द टेबल एट गेन ऑफ 10%, टेबल को 10% प्रॉफिट पर बेच रहा है। ही स्टिल गेन ₹100 ऑन द वोल कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर इज, वोल कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर इज। ठीक है, तो हम इसे एलिगेशन मेथड से फिर से सॉल्व करते हैं। तो 6,000 में अगर सारा चेयर होता, अब देख लीजिए सारे चेयर को अगर बेच देता तो 10% का लॉस होता, और 10% का लॉस का मतलब 6,000 का 10% 600। ठीक है, और सारे टेबल को अगर बेच देता तो 10% गेन होता, तो 6,000 का 10% हो जाएगा 600, जबकि ओवरऑल इसे हो रहा 100 रुपये का लॉस प्रॉफिट, 100 रुपये का प्रॉफिट, 100 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा। ठीक है, तो ओवरऑल हो रहा टोटल पे बेचने पर। तो अब हम क्या करते हैं, यहां से 600 का और 100 का डिफरेंस लेते हैं, तो 600 एंड 100 डिफरेंस जैसे ही लेंगे तो ये क्या आ जा रहा है मेरा 500, और -600 ये बेस है 0, -600 एंड +100, -600 एंड +100, तो 600 + 100 मिलके मेरा कितना हो जाएगा 700। डिफरेंस देखना हमेशा, डिफरेंस, तो डिफरेंस मेरा क्या आ गया 700, और रेशियो क्या बन गया मेरा 5:7 का, और टोटल जो है 12 यूनिट हो रहा है, और ये 12 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 6,000 को, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 500 को। तो पूछ रहा है द वोल कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर, तो चेयर का तो कॉस्ट प्राइस 5 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा, 5 × 500 यानी 2500, तो मेरा आंसर हो जाएगा ₹2500। और अगर टेबल का पूछता तो हम क्या बोलते हैं 7 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा, 7 × 500 यानी 3500 को। ठीक है, मजा आ रहा, मन लग रहा ना, समझते जाइए। चलिए अच्छे से तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए, जरूर सफल होना है। सिर्फ टेंशन लेकर के पढ़ाई मत कीजिए, टेंशन किसी बात में नहीं लेना है। किस लिए टेंशन, जिंदगी में सब आया है जीने के लिए, पूरे लाइफ को एंजॉय के साथ जिए, कोई एकदम टेंशन नहीं लेना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी बात से मुझे याद आ गया, एक आदमी, तो आपका टेंशन दूर कर रहा हूं। एक आदमी ऐसे सोया हुआ था किसी के याद में, एकदम रूफ पे सोया हुआ था, छत पे, और चांद के तरफ देख रहा था। बहुत देर तक देखा, बहुत देर तक देखा। जलते रहो बेटा, जलते रहो, बिजली का बिल आएगा तब पता चलेगा, बिजली का बिल आएगा तब पता चलेगा। ठीक है, मेरा भी बिजली का बिल बहुत आता है। चलिए देख लीजिए, एक कंपनी अलाउ 20% कमीशन टू हिज सेल्समैन।
ए कंपनी अलाउ 20% कमीशन टू हिज सेल्समैन, 20% कमीशन देता है अपने सेल्समैन को ऑन द टोटल सेल। टोटल सेल पे कितना परसेंट का कमीशन देता है? 20% का। ध्यान से देखिए, टोटल सेल पर देता है 20% का कमीशन, ठीक, 20% का कमीशन। चलिए, उसके बाद फिर कर रहा है एंड 10% बोनस बिसाइड्स द कमीशन ऑन द नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट पर 10% का कमीशन, 10% का बोनस देता है। नेट प्रॉफिट पर 10% का बोनस भी देता है। कमीशन तो देता ही है और 10% का बोनस भी देता है। किसके रेस्पेक्ट में? नेट प्रॉफिट के रेस्पेक्ट में। चलो इसे भी हम लिख लेते हैं। नेट प्रॉफिट अगर 100 रुपया होगा तो बोनस इसका कितना हो जाएगा? बोनस आप देखिए हो जाएगा 10 रुपया, यानी 10:1 हम लिख सकते हैं नेट प्रॉफिट और बोनस का रेशियो। ठीक है, चलिए हम इसे लिख दिए। अब बढ़ते हैं फिर आगे। आफ्टर चार्जिंग सच बोनस इफ द टोटल सेल्स, अच्छा एक चीज और भी देखिए, नेट प्रॉफिट के बारे में दिया हुआ, टोटल प्रॉफिट माइनस बोनस बराबर नेट प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट में से अगर बोनस को माइनस करते हैं तो नेट प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा? बोनस प्लस नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट प्लस बोनस। तो हम यहाँ पे टोटल प्रॉफिट भी लिख देते हैं। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट 10, बोनस 1, तो टोटल प्रॉफिट मिल करके हो गया 11। ठीक है, बढ़ते हैं फिर आगे। आफ्टर चार्जिंग सच बोनस इफ द टोटल सेल्स एंड प्रॉफिट आर 10 लाख एंड रुपीज 1.3 लाख, फाइंड द टोटल अर्निंग ऑफ सेल्समैन। तो उस सेल्समैन का टोटल अर्निंग निकालना है, जबकि टोटल सेल हमें दे दिया 10 लाख। ठीक, टोटल सेल कितना दे दिया? 10 लाख, और टोटल प्रॉफिट भी दे दिया। टोटल प्रॉफिट भी हमें दे दिया 1.32 लाख। ठीक है, लाख। अच्छा आप सोचिए कि एक तो कमीशन 20%, तो 10 लाख का 20% कमीशन आएगा, तो उस सेल्समैन का जो अर्निंग होगा कमीशन से कितना होगा? 2 लाख रुपया। ठीक है, और अगर इसमें बोनस ऐड कर दिया जाए, बोनस ऐड कर दिया जाए तो क्या हमें टोटल अर्निंग नहीं मिलेगा? उस सेल्समैन का टोटल अर्निंग मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 2 लाख टोटल सेल का 20%, 2 लाख, 10 लाख का 20%, 2 लाख, 20% ऑफ 10 लाख इज इक्वल टू 2 लाख, प्लस बोनस, ये कमीशन प्लस बोनस दोनों मिलकर के उसका सेल्समैन का टोटल अर्निंग होगा। अब हमें क्या दिया हुआ है? टोटल प्रॉफिट 11 यूनिट दिया हुआ, और टोटल प्रॉफिट यहाँ पे 1.32 लाख दिया हुआ, जबकि बोनस कितना दिया हुआ? 1 यूनिट। अगर हम इसके बारे में पता लगा ले कि ये बोनस इसका कितना हो रहा है, तो इसमें ऐड करके हम आंसर लिख सकते हैं। तो हम बोलते हैं 11 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 1.32 लाख को, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा, हम काट देते हैं, तो 11 क्या, 11 11 दूनी 22, 0.12 लाख यानी 12,000 को। तो यानी एक यूनिट मेरा निकल चुका है, बोनस मेरा निकल चुका है, तो बोनस जैसे ही मेरा निकला इसमें ऐड कर देते हैं बोनस को। तो 2 लाख कमीशन और 0.12 लाख बोनस, तो दोनों मिलकर के हो जाएगा 2.12 लाख। ये टोटल अर्निंग हुआ और इसका आंसर होगा बी। ठीक है, बात आया समझ में? मैंने धीरे धीरे बताया, आप एक बार फिर से देख लेंगे इसे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर का क्वेश्चन है, 6 नंबर का क्वेश्चन जो है वो है प्रॉफिट ऑन सेलिंग 10 कैंडल्स इक्वल सेलिंग प्राइस ऑफ 3 पेन्स। 10 कैंडल पर जो प्रॉफिट है वो 10 कैंडल को बेचने पर जो प्रॉफिट है वो है 3 पेन के सेलिंग प्राइस के बराबर। 3 पेन को एकदम अलग कर दिया। ठीक है, वाइल लॉस ऑन सेलिंग 10 पेन्स इक्वल सेलिंग प्राइस ऑफ 4 कैंडल्स। कहने का मतलब अगर 10 पेन बेचा जाए तो 4 कैंडल के सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस हो रहा है। ठीक है, बात समझे? 10 कैंडल बेचेगा तो 3 पेन के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट, और 10 पेन अगर बेचा जाएगा तो 4 कैंडल के बराबर, 4 कैंडल के सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस होता है। ठीक, बढ़ते हैं आगे। ऑल्सो प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू द लॉस परसेंट। प्रॉफिट परसेंट जितना है उतना ही लॉस परसेंट भी है। एंड कॉस्ट ऑफ ए कैंडल इज हाफ ऑफ कॉस्ट ऑफ ए पेन। चलिए ठीक है,
कैंडल और पेन के कॉस्ट प्राइस का रिलेशन पता चल गया। व्हाट इज द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ कैंडल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ ए पेन। तो देखिए हम ऐसा करते हैं कि एक तरफ हम लिख लेते हैं कैंडल, ठीक है, और दूसरे तरफ लिखते हैं पेन। बात को समझना है। कॉस्ट प्राइस के बारे में हमें पता है कि पेन का आधा है कॉस्ट प्राइस कैंडल का, पेन का हाफ है कैंडल का कॉस्ट प्राइस। देखिए ना, द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए पेन, द कॉस्ट ऑफ ए कैंडल इज हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ ए पेन। तो पेन का आधा है, ठीक है। चलिए अब सेलिंग प्राइस के बारे में हमें कुछ दिया हुआ नहीं है, तो हम यहां मान लेते हैं एक्स और यहां मान लेते हैं वाई। समझने का कोशिश करना है, ठीक है। तो 1 रुपया ही मान लो और 2 रुपया ही मान लेते हैं, ठीक है। अब देखना क्या है कि बोला क्या, 10 कैंडल बेचा। कितना कैंडल बेचा? 10 कैंडल बेचा। तो पहले हम करते हैं क्या कि कैंडल का कॉस्ट प्राइस है 1 रुपया, कैंडल का कॉस्ट प्राइस है 1 रुपया, एक कैंडल का कॉस्ट प्राइस है 1 रुपया। तो 10 कैंडल का कॉस्ट प्राइस हम मान लेते हैं, 10 कैंडल्स का जो कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं वो कितना रुपया हो जाएगा? 10 रुपया। तो इस पे प्रॉफिट हो रहा है, इस पे प्रॉफिट हो रहा है, और वो भी कितना का प्रॉफिट हो रहा है? तो 3 पेन के सेलिंग प्राइस के बराबर। अब एक पेन का सेलिंग प्राइस y है, तो 3 पेन के सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 3y। तो आप ये बताइए कि प्रॉफिट परसेंट जब हमें निकालना होता है तो प्रॉफिट को हम ऊपर रखते हैं और कॉस्ट प्राइस को नीचे रखते हैं और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट निकल गया। चलिए, तो इसका कहानी खत्म हुआ। अब बोला क्या, अगर 10 पेन बेचा जाए, तो 10 पेन अगर बेचा जाए, एक पेन का कॉस्ट प्राइस अगर 2 रुपया है तो 10 पेन का कॉस्ट प्राइस पड़ेगा 20 रुपया, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? प्रॉफिट इसमें लॉस हो रहा है, और वो भी कितना लॉस हो रहा है? तो 3 कैंडल के सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस हो रहा है। तो लॉस कितना हो जाएगा? 3 इंटू एक्स। एक कैंडल का सेलिंग प्राइस x रुपया, तो लॉस हो जाएगा 3 कैंडल का 3x रुपया। तो लॉस परसेंट बराबर निकालते हैं। आपको पता है कि लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं? 3x, लॉस को ऊपर रखते हैं किसके रेस्पेक्ट में? कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में, इंटू 100, ठीक है। चलिए, मेरा इतना तक निकल चुका। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ कि प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट के बराबर है। तो प्रॉफिट परसेंट जितना है उतना ही लॉस परसेंट है, परसेंट कंपेरिजन, ठीक है। तो चलिए, जैसे ही इस दोनों को हम इक्वेट करते हैं, दोनों को बराबर करते हैं, तो आप देखिए 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, और ये 2 उठ करके इधर आएगा, और ये x अकेला रह जाएगा, अकेला रह जाएगा, है ना। तो ये अकेला रह जाएगा x। तो 3 से 3 मेरा कट चुका है, तो 2 आ गया इधर। यहाँ पे हम थोड़ा गलती कर दिए। लॉस हो रहा है 4 कैंडल के बराबर, ठीक है। लॉस हो रहा है 4 कैंडल के सेलिंग प्राइस के बराबर। चलिए, तो 4 कैंडल मैंने ध्यान नहीं दिया, 4 कैंडल था, ठीक है। 3 कैंडल हमने ले लिया था। तो कोई बात नहीं है, कॉन्सेप्ट तो वही है ना, 4x/20 इंटू 100। तो आप क्या देख रहे हैं, 100 से 100 तो हम काट ही दिए थे, 0 से 0 भी कट गया। चलिए, तो ये बात है कि अब इसको काट देते हैं। 3 से 3 नहीं कटेगा, तो 3 को रहने ही दो, और 2 दूनी 4। आप क्या देख रहे हैं, 3y इज इक्वल टू 2x। तो हम बोल सकते हैं 2x इज इक्वल टू 3y। तो x और y का जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 3:2। x और y का रेशियो क्या आ जाएगा? 3:2। तो ये जो x और y का रेशियो आया है, ये असल में कैंडल का सेलिंग प्राइस और पेन का सेलिंग प्राइस का रेशियो आया है। समझ रहे हैं बात? एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं, आप फिर से समझिए बात को, एकदम ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में बोला है कि पेन के कॉस्ट प्राइस का आधा है कैंडल का कॉस्ट प्राइस, तो हमने लिख दिया। सेलिंग प्राइस के बारे में जिक्र नहीं किया है, कोई भी रिलेशन नहीं पता है हमें, तो इसलिए हम 2 वेरिएबल लेते हैं, एक x और एक y। क्वेश्चन बोला कि अगर 10 कैंडल बेचा जाए तो प्रॉफिट होता है 3 पेन के सेलिंग प्राइस के बराबर। तो हमने 10 कैंडल बेचा, 10 कैंडल का कॉस्ट प्राइस हमें क्या पता चल रहा है कि 10 रुपया, और 3 पेन का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? एक पेन का y, तो 3 पेन का सेलिंग प्राइस 3y। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर मेरा निकल जाएगा 3y/10 इंटू 100, प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस गुना 100, ठीक है। चलिए, उसके बाद फिर आते हैं इधर। बोला 10 पेन अगर बेचा तो 10 पेन का कॉस्ट प्राइस कितना पड़ जाएगा? 20 रुपया, 2 रुपया पर पेन है, तो 10 पेन का टोटल कॉस्ट प्राइस पड़ जाएगा 20 रुपया। और इस बार इससे लॉस हो रहा है, वो भी कैसा लॉस हो रहा है? तो 4
कैंडल के सेलिंग प्राइस के बराबर। तो एक कैंडल का सेलिंग प्राइस हमने x माना है, तो 4 कैंडल का सेलिंग प्राइस 4x होगा। तो लॉस परसेंट क्या निकल गया, 4x/20 इंटू 100। तो 100 से 100 कट जाएगा। क्यों ऐसा हमने किया, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो प्रॉफिट परसेंट है वो लॉस परसेंट के बराबर है। तो इस दोनों को हमने बराबर कर लिया। तो यहां से हमें रिजल्ट क्या आ गया, x और y का रेशियो 3:2। ठीक है, आप समझ गए होंगे बात को। बढ़ते हैं फिर हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ। A man purchased some oranges at a rate of 3 for 40, 40 रुपया में 3 ऑरेंज खरीदा, 3 ऑरेंज खरीदा कितने रुपये में, 40 रुपये। और सेम क्वांटिटी खरीदा, जबकि उसका रेट किस हिसाब से था, रेट था 5, 60 रुपया के हिसाब से। मतलब ये भी खरीदा और ये भी खरीदा, तो टोटल कॉस्ट प्राइस होगा मेरा। लेकिन क्वेश्चन पे थोड़ा गौर करना है कि जितना क्वांटिटी यहां खरीदा उतना ही क्वांटिटी यहां खरीदा। ठीक है, लेकिन बेच कैसे रहा, सबको मिला दिया और बेच जो रहा है वो बेच रहा है 3 for 50, 3 बेच रहा है 50 रुपया में। तो 3 बेच रहा है जब 50 रुपया में, तो 3 ऑरेंजेस का दाम कितना रुपया में बेच रहा है, 50 रुपया में। तो क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंटेज। एक बात आपको पता होना चाहिए कि जब भी प्रॉफिट या लॉस परसेंट होगा तो वस्तुओं का संख्या बराबर होगा। अगर हम बोलते हैं कि एक पेन खरीदे 50 रुपया में और 2 पेन बेच दिए 100 रुपया में, तो क्या यहाँ पे हमें 50 रुपया का प्रॉफिट होगा, नहीं। क्यों, क्योंकि वस्तुओं का संख्या हमें क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। एक पेन खरीदे 50 रुपया में तो 2 पेन बेच रहे 100 में, तो हम ऐसा करते हैं उस एक पेन का पता लगा लेते हैं कि 2 पेन को बेचते हैं 100 में, तो एक पेन को कितना में बेचेंगे, 50 में ही बेचेंगे। तो नो प्रॉफिट नो लॉस। तो हमने क्या किया, वस्तुओं का संख्या बराबर किया, वस्तुओं की संख्या को बैलेंस किया। हाँ, तो कोई जरूरी नहीं है कि हम एक पेन है तो एक पेन पे ही निकालेंगे, नहीं। 2 पेन अगर इधर है तो हम इधर भी 2 पेन कर सकते हैं। एक बोरी है 27 kg का, मान के चलिए एक बोरी है 27 kg का, उसका दाम दिया हुआ है, कुछ भी है उसमें, चीनी है, गेहूं है, कुछ भी है, 200 रुपया दिया हुआ, ठीक है। और उसी 27 kg को अगर 300 रुपया में बेचेगा तो ही हमें पता चलेगा कि 100 रुपया का प्रॉफिट हुआ है। समझ रहे हैं बात। ऐसा नहीं कि उस 27 में से हम 1 kg का ही पता लगाएं, नहीं। तो हम वस्तुओं का संख्या, मेरा मेन मकसद क्या है, वस्तुओं का संख्या को बराबर करना। ठीक है, तो चलिए अब यहां पर देखिए कि जितना क्वांटिटी यहां खरीदा उतना ही क्वांटिटी यहां भी खरीदा और इस सारे क्वांटिटी को मिला करके ये बेच दिया। तो बस हम इसे क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो 3, 5 एंड 3 का एलसीएम हो जाएगा 15। 3, 5, 3 का एलसीएम, एलसीएम क्यों लेते हैं, एलसीएम वो संख्या होती है, एलसीएम वह नंबर है जो 3 से भी आसानी से कट जाए, 5 से भी आसानी से कट जाए। तो आसानी से जो कट जाता है, तो जब हम आसानी से काट पाते हैं तो संख्या हमें फ्रैक्शन में नहीं मिलता है, वो मिलता है हमें नेचुरल नंबर में, होल नंबर में, जिसको बोल सकते हैं इंटीजर में मिलता है। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन बनाना मेरे लिए आसान हो जाता है। तो हम क्या करिए, 3, 5, 3 का एलसीएम लिए, मिला 15, तो हम बना लेते हैं 15। तो इस 3 को 15 बनाएंगे तो 3 × 5 = 15 हुआ, तो ऑब्वियसली 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये टोटल हो जाएगा 200 रुपया। समझिए बात को। और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 3 से मल्टीप्लाई होकर के ये टोटल हो जाएगा 180 रुपया। ठीक है, अब हो गया 15 खरीदा, तो टोटल मिलके तो 30 हो गया। तो 30 हो गया तो हम इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 30 हो तो 10 से। चलिए यहां भी हम 10 से मल्टीप्लाई किए, तो टोटल सेलिंग प्राइस हो गया 500 रुपया। टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 500 रुपया। अब हम करते क्या है कि कॉस्ट प्राइस हमें पता चल चुका है, सेलिंग प्राइस हमें पता चल चुका है, दोनों का रेशियो निकाल देते हैं। रेशियो निकाल देते हैं तो एकदम आसानी से बन जाएगा, ये यहीं पे निकाल दो। टोटल देखो कॉस्ट प्राइस क्या हो गया 380 और सेलिंग प्राइस हो गया 500, तो प्रॉफिट कितना हुआ 120 का। तो 120 प्रॉफिट हुआ, 380 में गुना 100 कर देते हैं तो प्रॉफिट परसेंट निकल जाता है। लेकिन कोशिश करेंगे कि हम इसे सॉल्व भी कर लें। तो आप देखिए ये आ जाएगा 19 और ये आ जाएगा 25। तो 19 यूनिट से 25 यूनिट कितना का फायदा होगा, 6 यूनिट का फायदा हुआ 19 में। तो 6 यूनिट का फायदा हुआ 19 में, हम लोग बोल सकते हैं प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 6/19 इंटू 100। तो या तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, या आपको अगर फ्रैक्शनल वैल्यू याद है
तो 1/19 इंटू क्या है, ये 6 है। 6/19 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1/19 इंटू 6। एंड 1/19 का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 5 एंड 5/19% इंटू 6। ठीक है, ये होता। अब हमें क्या करना है, इस 5 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो 30 आया पूरा, और 5 को फिर 6 से मल्टीप्लाई किए, 5 6 के 30, 19 से डिवाइड किए, तो 1.11/19 आ रहा। तो ये जो पूर्णांक वाला है, जो इंटीजर वाला, उसे एक साथ ऐड कर दो, यानी हम कह सकते हैं 31 एंड 11/19% का फायदा हुआ। ठीक है, ये बात आपके दिमाग में आ गया होगा। मुझे लगता है कि आप अगर इस तरह से बनाते हैं, ये मैंने आपको समझाने के लिए इसे बताया, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो बड़ा ही आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन आपसे बनना शुरू हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, राम टूक ए लोन ऑफ 15,000 फ्रॉम लक्ष्मण। राम ने लक्ष्मण से 15,000 रुपया लोन लिया। ठीक है, ही वॉज एग्री डेट फॉर द फर्स्ट 3 ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज वुड बी एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। पहले 3 वर्ष के लिए 8% सिंपल इंटरेस्ट का रेट लगाएगा। एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट फ्रॉम 4th ईयर ऑनवर्ड। चौथे वर्ष से 10% कंपाउंड इंटरेस्ट लगाएगा। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट। डिड नॉट पे एनीथिंग अंटिल द एंड ऑफ 5th ईयर। 5वें वर्ष तक इसने कुछ भी पे नहीं किया। हाउ मच वुड ही रीपे if he clears the entire amount only the end of 5th year। कहने का ये मतलब है कि राम ने लक्ष्मण से लिया 15,000 रुपया, और 15,000 रुपया जो लिया वो पहले लिया 8% पर एनम के दर से 3 वर्ष के लिए। तो हम ऐसा करते हैं, 8% पर एनम के दर से 3 वर्ष के लिए लिया, तो टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया, 24%। अब 24% इंटरेस्ट आया, और कह भी रहा है कि बीच में इसने कुछ भी पैसा नहीं दिया। चौथे वर्ष से स्टार्ट कर दिया कंपाउंड इंटरेस्ट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि 15,000 और 24%, 15,000 प्लस 15,000 का 24% जो सिंपल इंटरेस्ट था, वो आखिर कितना होगा। तो वो जितना भी होगा उसी पे 10% ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट से 2 वर्ष तक फिर से लेगा। तो टोटल अमाउंट जो आएगा वही मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो 15,000 और 15,000 का 24%। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं, 15,000 का अगर 24% निकाले तो मेरा आंसर देखो कितना आ जाएगा। देखो 24% 15,000 का निकालो, चाहे 12%, इसको लिख देते हैं 12% ऑफ 30,000। ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन का एक हिस्सा। 24% 15,000 का निकालना है, तो 24% 15,000 का निकालना, हमने क्या किया, 12% 30,000 का कर लिया। तो ये आपको आ गया 3,600 रुपया। ठीक है, तो 15,000 का 3 वर्ष में सिंपल इंटरेस्ट आया 3,600, तो टोटल अमाउंट यहां पे हो गया 18,600। अब इस 18,600 का 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2 वर्ष के लिए टोटल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से 21% होगा। 10%, 10%, 10%, 10% और 10 का 10%। तो आप क्या देख रहे हैं, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, 10% प्लस 10% प्लस 1%, तो आ जाएगा 21%। 21%, 18,000 तो प्रिंसिपल है, ये 18,000 का भी 21% निकाल लेते हैं। 18,000 का 20% पहले निकालते हैं। 18,600 का 10%, 1860, तो 20% हो जाएगा, डबल कर दो। 1860 को डबल करते हैं तो 1800 का डबल हो जाएगा 3600, 1800 का डबल हो जाएगा 3600, और 60 का डबल हो जाएगा 120। यानी अगर 20% निकाला जाए तो 20% निकाला जाए तो आंसर मेरा हो जाएगा 3720। फिर 1% निकाल लेते हैं तो 1% मेरा क्या हो जाएगा, 186। अब सारे को अगर ऐड कर देते हैं तो मेरा आंसर हो जाएगा 18,000 प्लस 3,000 21,000, 21,000 7 6 13, यहाँ पर देख लो 13 1 14, तो टोटल मिला करके मेरा आंसर मेरा हो जाएगा 22,506 रुपया। ठीक है, 22,506 रुपया। आसान था, बहुत आसान था ये। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम एंड श्याम आर ट्रेवलिंग फ्रॉम ए टू बी विच आर 60 किलोमीटर अपार्ट। ठीक है, दूर था। दो स्थान है
P और Q। तो राम चलता है और श्याम भी चलता है। ध्यान से देखिएगा, 60 किलोमीटर दूर था। ट्रेवलिंग एट ए सर्टेन स्पीड, राम टेक्स 1 more hour, राम टेक 1 more hour देन श्याम टू रीच पॉइंट बी। राम जो चलता है तो वो श्याम जो पहुंचता है बी पे, सॉरी ए और बी था ना, बी पे पहुंचता है तो वो कितना ज्यादा समय लगाता है, 1 घंटे ज्यादा का समय लगाता है। राम 1 घंटे ज्यादा का समय लगाता है किससे, श्याम से। ठीक, फिर बोला क्या, अगर स्पीड राम टेक्स 1 more hour, ओके, देन श्याम टू रीच पॉइंट बी। इफ राम डबल हिज स्पीड ही विल टेक 30 minutes लेस देन श्याम टू रीच पॉइंट बी। एट व्हाट स्पीड वाज राम ड्राइविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। कहने का क्या मतलब है कि आप देखेंगे श्याम का किसी भी हाल में स्पीड कांस्टेंट ही रहा, और श्याम किस डिस्टेंस को कवर कर रहा है, 60 किलोमीटर को कवर कर रहा है। और इसी डिस्टेंस को 60 किलोमीटर कवर करने में राम क्या करता है, एक बार 1 घंटा ज्यादा समय लेता है, श्याम से एक बार 1 घंटा ज्यादा समय लेता है। और दूसरे बार जब वो अपना स्पीड डबल कर दिया तो उस टाइम में वो क्या किया, 30 मिनट कम समय लिया। तो राम का टोटल डिफरेंस आप देखिए टाइमिंग का, राम का स्पीड अगर एक बार 1 हुआ तो दूसरे बार क्या हुआ, 2 हुआ, डबल हो गया। ठीक है, तो डिस्टेंस चूंकि कांस्टेंट है तो इस वजह से टाइमिंग क्या हो जाएगा, स्पीड का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। टाइमिंग क्या हो जाएगा, स्पीड का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और राम एक बार 1 घंटा देर से पहुंचता है और एक बार आधे घंटे पहले ही पहुंच जाता है, तो उस दोनों का डिफरेंस, उस टाइम का डिफरेंस क्या हो जाएगा, उस बात पे गौर करना है हमें। तो 1 यूनिट और 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 1.5 घंटे का, तो 1.5 घंटा का मतलब 3/2। क्वेश्चन पूछ रहा है एट व्हाट स्पीड वाज राम ड्राइविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। तो पहले हम टाइम देख लेते हैं, पहले टाइम कितना लग रहा था। तो 1 बराबर 3/2, तो 2 बराबर 2 गुना 3/2। तो इसका मतलब क्या है कि राम को पहले 3 घंटा लग रहा था, और जब राम को पहले 3 घंटा लग रहा था और टोटल डिस्टेंस है 60 किलोमीटर, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो राम का स्पीड क्या निकल जाएगा हमको, राम का स्पीड निकल जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। फिर से देखिए, कहने का क्या मतलब है, डिस्टेंस रहेगा कांस्टेंट, जब भी डिस्टेंस रहेगा कांस्टेंट तो टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल काम करेगा स्पीड, और स्पीड का इनवर्सली प्रोपोर्शनल काम करेगा टाइम। तो श्याम तो अपना गया ए से बी पे, ठीक है, ए से बी पे कुछ टाइम होगा और उससे हमको कोई मतलब नहीं है। राम ए से बी पे जा रहा है, 60 किलोमीटर जा रहा है, तो 1 घंटा ज्यादा का समय लिया, तो श्याम मान के चलो कि इतना दूर का टाइम लिया, ठीक है, इतना देर का टाइम लिया, तो इससे 1 घंटा ज्यादा का समय लिया। ठीक, और दूसरे बार जब अपना स्पीड डबल करता है तो वो आधे घंटे पहले पहुंच गया। तो आप देखेंगे कि राम का स्पीड, राम का जो टाइमिंग है उसके बीच डिफरेंस क्या रह गया, 1 घंटा और आधे घंटा, 1.5 घंटा का डिफरेंस रह गया। समझ रहे हैं बात। ऐसा कब हुआ, जब राम अपना स्पीड डबल कर लिया। तो पहले स्पीड था 1, बाद में कर लिया इसको डबल। ठीक है, तो टाइमिंग क्या हो जाएगा, टाइमिंग हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल 2:1। ठीक है, तो राम के सेम डिस्टेंस को कवर करने में लिया गया समय का डिफरेंस 1 यूनिट आ रहा है, और यही 1 यूनिट बराबर 1.5 घंटा रिप्रेजेंट करेगा, यानी 3/2 घंटा रिप्रेजेंट करेगा। तो राम का पहले टाइम क्या लगा, 1 यूनिट बराबर 3/2, तो 2 यूनिट बराबर 2 गुना 3/2। तो इससे हमें राम का पहला टाइमिंग पता चल गया 3 घंटे का। और राम जब 3 घंटा चला शुरू में, तो इसका मतलब क्या है कि टोटल डिस्टेंस जब है 60 किलोमीटर और टाइम दिया हुआ 3 घंटे का, तो स्पीड राम का पहले क्या था, 60/3, और आंसर मेरा होगा 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 liters are drawn from a cask full of wine and it is then filled with water. 6 liters of mixture are drawn and the cask is again filled with water. The quantity of wine now left in the cask is to that of the water in it as 121:23. How much does the cask hold?
देखिए आपको समझना पड़ेगा कि पहली बार में आखिर क्या परिवर्तन हुआ, और रेशियो दिया हुआ, ठीक है, और लगातार 2 बार ऐसा हो रहा है। देखिए 121 रह गया, कितना पानी कितना है 23। तो हम ये देखते हैं कि अब अभी वाइन कितना रह गया है, वाइन रह गया है 121, टोटल कितना में 144 में, 121 रह गया 144 में, और क्रिया जो हुआ है वो हुआ है सक्सेसिव, लगातार। तो जब लगातार क्रिया होता है तो वो लगातार गुना होकर के आया होगा। अब इसे हम पीछे ले जाएंगे तो इसलिए लगातार 2 बार यानी स्क्वायर रूट करेंगे, और स्क्वायर रूट करने से हमें ये पता चल जाता है 11 12, यानी टोटल अगर 12 यूनिट था तो अब इसमें कितना रह गया, 11 यूनिट रह गया। यानी कितना यूनिट निकाला होगा, ये 1 यूनिट, और 1 यूनिट के बराबर में हमें दिया हुआ 6 लीटर। तो हम बोल सकते 1 यूनिट बराबर 6 लीटर, तो 12 यूनिट बराबर 72 लीटर। ठीक है, तो आप मेरे एलिगेशन वाले चैप्टर को अगर देखेंगे तो ये बात और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा, 72 लीटर। टोटल कितना लीटर था, 72 लीटर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ए पैसेंजर ट्रेन लीव्स कलकत्ता एट 4 PM। ठीक है, 4 बजे एक पैसेंजर ट्रेन छोड़ देती है, ठीक है, यहां से कलकत्ता की तरफ, और उसका स्पीड दिया हुआ 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर से ये चलती है। दूसरी ट्रेन जो 9 बजे चलती है, 9 बजे रात में चलती है, और उसका स्पीड दिया हुआ 45 किलोमीटर पर आवर। दूसरी ट्रेन 9 बजे चलती है जिसका स्पीड दिया हुआ 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो वो कह रहा है, और पैरेलल लाइन पे चलती है, मतलब सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो कितने देर में ओवरटेक कर लेगा पहले वाले को। तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि जब सेम डायरेक्शन में चले, सेम डायरेक्शन में, तो रिलेटिव स्पीड कब लगेगा, रिलेटिव स्पीड कब लगेगा, जो जब दोनों ट्रेन गति में हो। तो दोनों ट्रेन गति में कब होगा, 9 बजे। तो हम पहले देख लेते हैं रिलेटिव स्पीड क्या लगेगा, तो 45 माइनस 30, सेम डायरेक्शन में दोनों का स्पीड घटेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों का स्पीड जुटेगा। तो हम यहां से देख लेते हैं 45 माइनस 30, तो आ रहा 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए ये बात क्लियर है। अब हमें यह देखना है कि पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन से कितनी आगे जा चुकी है। तो पहली ट्रेन 4 बजे चली और 9 बजे तक इसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं था, तो 5 घंटे तक तो ये लगातार चलती रही, और 5 घंटे तक जब ये 30 किलोमीटर पर आवर से चली तो इसने कितना डिस्टेंस तय कर लिया, 150 किलोमीटर। ठीक है, इसने कितना डिस्टेंस तय कर लिया, 150 किलोमीटर। अब देखिए जो ट्रेन 9 बजे चली वो ट्रेन यहाँ पे है 9 बजे, और पहली वाली ट्रेन उससे 150 किलोमीटर दूर है, पहली वाली ट्रेन 150 किलोमीटर दूर है। ठीक है, और रिलेटिव स्पीड हमें पता है 15 किलोमीटर पर आवर। अब क्या होगा, पर आवर 15 किलोमीटर, पर आवर 15 किलोमीटर, इसे पीछे छोड़ती जाएगी, तो कितने देर में ओवरटेक कर लेगी, टाइम बराबर निकालेंगे 150/15, यानी 10 घंटे में ओवरटेक कर लेगी। समझ रहे हैं बात, तो 10 घंटे में कब ओवरटेक कर लेगी। अब देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ, अलग अलग तरह का ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 10 आवर्स आफ्टर फर्स्ट ट्रेन स्टार्ट। क्या पहला ट्रेन जो स्टार्ट हुआ है उससे 10 आवर में, नहीं, ओवरटेक कब हो रहा है, जब दूसरी ट्रेन स्टार्ट हुई है तब से। तो आंसर मेरा वही होना चाहिए। देखिए आंसर क्या है, 10 आवर आफ्टर सेकेंड ट्रेन स्टार्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। फिल पाइप्स ए, one fill pipe A takes 3 minutes more to fill the cistern than 2 fill pipes A and B open together to fill it। कहने का मतलब है कि A और B अगर 2 पाइप है, अगर दोनों को खोल दिया जाए तो ये जितने देर में भर सकता है किसी भी टंकी को, तो A उसे अकेले इसके रेस्पेक्ट में 3 मिनट ज्यादा में भरेगा, मतलब दोनों से 3 मिनट ये ज्यादा लेगा A अकेला। फिर दिया हुआ नेक्स्ट में सेकेंड फिल पाइप बी टेक्स 21 and 1/3 मिनट्स मोर टू फिल सिस्टर्न। ठीक है, तो ये कितना ज्यादा लेगा, 21 and 1/3 मिनट ज्यादा लेगा, मोर टू फिल सिस्टर्न देन 2 फिल पाइप्स ए एंड बी ओपन टुगेदर टू फिल इट। व्हेन विल बी द सिस्टर्न बी फुल इफ बोथ पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली। बोला दोनों को अगर खोल दिया जाए तो कितने देर में टंकी को भर देंगे। ठीक है, समझिएगा बात को।
वैसे तो इसका आंसर डायरेक्ट ही हम लिख देते हैं फिलहाल में, उसके बाद फिर मैं आपका इसको कॉन्सेप्ट देता हूँ। जैसे दोनों मिलकर के अगर x मिनट या x आवर में भर रहा है, ठीक है, और a भर रहा है x+3 और b भर रहा है x+21 और 1/3 मिनट ज़्यादा में, तो इस तरह का कंडीशन जहां भी आपको होगा, जैसे बोला a और b दोनों मिलकर के x दिनों में किसी काम को कंप्लीट कर देते हैं, a अकेला x से 3 मिनट ज़्यादा या 3 दिन ज़्यादा का समय लगाता है, b अकेला 21.1/3 मिनट ज़्यादा का समय लगाता है या 21.1/3 दिन ज़्यादा का समय लगाता है। तो इस कंडीशन में x का वैल्यू डायरेक्ट आप निकालेंगे, जितना भी ज़्यादा हो रहा है इस दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट कर देंगे। 3 × 21 या 63 64/3, तो 64 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 8, यानी x बराबर वैल्यू क्या आ गया 8। तो क्वेश्चन का आंसर मेरा हो चुका है 8 मिनट, ठीक है। बट ये आया कहाँ से उसको हमको समझना है। ये तो मेरा आंसर हो ही गया, ठीक है। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आया कहाँ से, इस पे थोड़ा गौर करेंगे। जैसे इसी क्वेश्चन पे मैं ले रहा हूँ a और b किसी काम को x दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं। a अकेला अगर करे काम तो x+a दिनों में कंप्लीट करेगा, ठीक है, x+a दिनों में कंप्लीट करेगा। और b अगर अकेला काम करे तो इसके रेस्पेक्ट में b दिन ज़्यादा टाइम लगाएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या होगा, या a+b उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर पाएगा। तो थोड़ा देखिए इसमें क्या अप्रोच लग रहा है। तो हम क्या करते हैं, a+b तो x दिन, ठीक है, इसका x दिन है, a कितना दिन में कर सकता है, तो x+a दिन में कर सकता है, b x+b दिन में कर सकता है। तो तीनों का हम एलसीएम ले लेते हैं। तीनों का एलसीएम लेने में क्या सब हो जाएगा, x × x+a x+b, ठीक है। x से डिवाइड करेंगे तो ये दोनों आ जाएगा। तो x दिन है, ये टोटल यूनिट वर्क है, x+a × x+b, ये हो गया इसका इफिशियंसी, ठीक है। a का इफिशियंसी x+a से डिवाइड करेंगे, x × x+b होगा, x × x+b, और इसको जब x+b से डिवाइड करेंगे तो x × x+a होगा, ऐसा हो जाएगा। तो a का इफिशियंसी b का इफिशियंसी दोनों ऐड करेंगे तो a+b का इफिशियंसी आएगा। तो आप देखिए x × x+b x × x+a, यानी x को अगर हम कॉमन ले ले तो क्या सब आ जाएगा, x को कॉमन ले ले तो x+b x+a, यानी 2x + a+b ऐसा आ जाएगा। और इस दोनों के बराबर हो जाएगा, x+a × x+b के बराबर, तो x² + ax + bx + ab के बराबर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर गौर से देख रहे हैं कि ये x इस a से मल्टीप्लाई करेंगे तो x a हो जाएगा जो कि ax से कट जाएगा, x b हो जाएगा जो कि bx से कट जाएगा, और ये x इससे मल्टीप्लाई होगा 2x² होगा, तो 2x² - x² बराबर x² = ab। देन x का वैल्यू क्या हो जाएगा, √ab। तो आप यहाँ से इस क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं, x बराबर क्या वैल्यू मेरा आ रहा है, √ab, ठीक है। यानी जितना भी एक्स्ट्रा दिन होगा उसका क्या करना है, मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो डायरेक्ट x का वैल्यू आ जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन में वैसे ही कह रहा हूं कि कहा जा रहा है कि a और b किसी काम को जितना दिन में कर रहे हैं, a अकेले उससे 9 दिनों ज़्यादा का समय लेता है और b उससे 4 दिन ज़्यादा का समय लेता है, तो दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। तो डायरेक्ट x का वैल्यू निकलेगा, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और स्क्वायर रूट करेंगे, यानी 6 दिन। समझ रहे बात। चलिए बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, इन एन एग्जामिनेशन P स्कोर 25 मार्क्स लेस देन Q। P देखो जो सब क्वेश्चन बोल रहा है उसका डेटा हम कलेक्ट करते जा रहे हैं। P स्कोर 25 मार्क्स लेस देन Q, Q से 45 या 25 मार्क्स कम है, ठीक है। Q स्कोर 45 मोर मार्क्स देन R, R से 45 ज्यादा Q। T स्कोर 75, T ने 75 स्कोर किया, जबकि विच इज 10 मोर देन R, जो कि R से 10 ज्यादा, ठीक है। U स्कोर इज 80 लेस देन मैक्सिमम मार्क्स, U का जो स्कोर है वो मैक्सिमम मार्क्स से 80 कम है, ठीक है। लेस देन मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द टेस्ट, व्हाट अप्रॉक्स % मार्क्स डिड यू स्कोर इन एग्जामिनेशन इफ यू गेट 55 मार्क्स मोर देन R।
तो यू के बारे में एक और भी डेटा क्या दिया है कि 55 मार्क्स ज़्यादा लाया है ये किससे, आर से। ठीक है, आर से 55 मार्क्स, और यू के बारे में एक डेटा और क्या दिया हुआ है, मैक्सिमम मार्क्स -80। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन में कह क्या रहा है कि यू ने कितना मार्क्स लाया और मैक्सिमम मार्क के रेस्पेक्ट में कितना % यू ने लाया मार्क्स। ठीक है, तो देखिए अभी यहां से हमें इस डेटा का हमें लगता है कोई यूज नहीं है, तो इस डेटा का यूज करके ही क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो आप देखेंगे कि यू ने कितना मार्क्स लाया, r + 10 = 75, तो r = 65। 65 में 10 को ऐड करेंगे तभी 75 आएगा, r = 65। और u ने कितना मार्क्स ले आया, 120। ठीक है, अब आप क्या देखेंगे कि मैक्सिमम मार्क्स से 80 कम है u, मैक्सिमम मार्क्स से 80 कम है 120, तो मैक्सिमम मार्क्स क्या हो जाएगा, 80 ऐड हो जाएगा। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं 120 को यहाँ पे रखते हैं तो मैक्सिमम मार्क्स बराबर हो जाएगा 80 + 120 यानी 200। तो u ने 120 मार्क्स लाया कितना में, 200 में, × 100, और आंसर मेरा हो गया 60%। आंसर मेरा क्या हो गया, 60%। ठीक है, समझ रहे हैं बात। चलिए यहाँ पे देखिए कि आप इस डेटा का कोई यूज नहीं है। बढ़ते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ 4 कंसिक्यूटिव ऑड नंबर एंड 3 कंसिक्यूटिव इवन नंबर। 4 ऑड नंबर है और 4 इवन नंबर है। ठीक है, टुगेदर इज 20, मतलब 4 इवन ऑड नंबर पहले और 3 इवन नंबर बाद में, उस दोनों का जो डिफरेंस है वो आ रहा है 20। ऑल्सो द लार्जेस्ट इवन नंबर इज 5 मोर देन द लार्जेस्ट ऑड नंबर, मतलब सबसे जो बड़ा ऑड नंबर है उससे 5 ज्यादा है लार्जेस्ट इवन नंबर। ठीक है, तो व्हाट इज द सम ऑफ स्मॉलेस्ट ऑड नंबर एंड स्मॉलेस्ट इवन नंबर। स्मॉलेस्ट ऑड नंबर और स्मॉलेस्ट इवन नंबर दोनों का सम क्या होगा। तो यहाँ पे हम ऐसा कर लेते हैं, एक तो रिलेशन हमको दिया हुआ है लार्जेस्ट इवन नंबर और लार्जेस्ट ऑड नंबर में, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि a पहला ऑड नंबर a, तो दूसरा ऑड नंबर a + 2, क्योंकि लगातार ऑड नंबर के बीच का जो डिफरेंस होता है वो 2 ही होता है। और सबसे चौथा लार्जेस्ट, तो चौथा यानी लार्जेस्ट ऑड नंबर मेरा क्या आ गया, a + 6। ठीक है, ये लार्जेस्ट ऑड नंबर है। अभी ये इधर हम ऑड नंबर लिखे, अभी हम इधर इवन नंबर लिखते हैं, तो इसका जो लार्जेस्ट इवन नंबर होगा वो इससे 5 ज्यादा है, तो लार्जेस्ट इवन नंबर हम लिख देते हैं 5 ज्यादा, तो a + 6 + 5 यानी a + 11। अब ये तो लार्जेस्ट इवन नंबर है, तो इससे 2 कम होगा, इससे 2 कम होगा, तो यानी a + 9 सेकेंड इवन नंबर होगा, और फर्स्ट इवन नंबर कौन होगा, a + 7 होगा। समझ रहे हैं बात। तो ये हमें सब कुछ मिल चुका है। ठीक है, अब हमें देखना क्या है कि दोनों के बीच का डिफरेंस है 20। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट इज द सम ऑफ स्मॉलेस्ट ऑड नंबर। तो स्मॉलेस्ट ऑड नंबर क्या है, a, एंड स्मॉलेस्ट इवन नंबर, और स्मॉलेस्ट इवन नंबर मेरा क्या है, a + 7। ये कितना होगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी 2a + 7 बराबर क्या होगा। अब हम क्या करते हैं कि इस दोनों का डिफरेंस हमें दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है 20। ठीक है, बस अब सॉल्व करते हैं। इधर से हम सारे को ऐड करते, a + a + a + a 4a + 6 4 10 10 2 12, तो 4a + 12 माइनस, ठीक है, a + a + a 3a 9 7 16 + 11 मिलके 27 = 20। अब देखेंगे कि 4a - 3a a आ गया, और 12 - 27 - 15, और यही -15 बराबर का उस साइड जाएगा तो बनाएगा 35। ठीक है, और हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि 2a + 7 क्या होगा, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन को बनाया है। फर्स्ट ऑड नंबर a, फर्स्ट इवन नंबर a + 7, तो 2a + 7 यानी 35 दूनी 70 + 7, आंसर हुआ मेरा 77 77। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौथे नंबर का क्वेश्चन है, अनूप सेल ए बुक टू मयंक एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% एंड मयंक सेल्स दिस बुक टू सिद्धार्थ एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%. Now Siddharth sell
दिस बुक एट ए लॉस ऑफ 10% टू शिशिर एंड एट what % लॉस शुड शिशिर सेल्स दिस बुक नाउ सो दैट हिज सेलिंग प्राइस बिकम इक्वल टू अनूप्स सीपी कॉस्ट प्राइस। हाँ, तो इसका हमने यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखा है, तो ऑप्शन में यहाँ पे फिलहाल इसका लिख देता हूँ। पहला ऑप्शन था 36.68%, दूसरा ऑप्शन था 25.92%, तीसरा ऑप्शन था 48.66%, चौथा ऑप्शन था 16.46% और पांचवा ऑप्शन था कांट बी डिटरमाइन। ठीक है, ये 4-5 ऑप्शन था। तो चलिए हमें भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें देखना यह है कि अनूप ने मयंक को प्रॉफिट पे बेचा, 20% प्रॉफिट पे। आपको समझना है, अगर हम फ्रैक्शन का इस्तेमाल करें तो बहुत आसान हो जाएगा। अनूप के पास 1 और उसे 20% प्रॉफिट पर बेचा, तो इसी के रेस्पेक्ट में 20% प्रॉफिट पर बेचा। तो अनूप के पास देख लीजिए कितना था, 1 था। 20% प्रॉफिट पर बेचा, तो हम 20% प्रॉफिट का फ्रैक्शनल वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं 6/5, क्योंकि देखिए 20% बराबर हो जाएगा 1/5 और प्रॉफिट का मतलब क्या हो जाएगा 120%, और 120% का फ्रैक्शनल वैल्यू इसमें अगर ऐड कर देते हैं 100% प्लस 20% यानी 1 + 1/5 क्या हो जाएगा 6/5। और ऐसा सक्सेसिव चल रहा है, लगातार चल रहा है। ठीक है, मयंक फिर 25% प्रॉफिट पे बेच रहा है सिद्धार्थ को। ठीक है, तो फिर इसी के रेस्पेक्ट में 25%, तो 25% का आप देखेंगे फ्रैक्शनल वैल्यू 1/4, तो 4 + 1 यानी 5/4। ठीक है, और सिद्धार्थ ने इस बुक को 10% लॉस पे शिशिर को बेचा, तो 10% लॉस का मतलब हो जाएगा 10% लॉस का मतलब 1/9, 9 - 1 यानी 8/9। ठीक है, ये आ चुका है शिशिर के पास। अब आप यहां पर देखिए कि अनूप ने, हालांकि मैं यहीं पे खत्म कर सकता था, मैं बताऊंगा कैसे। अनूप के पास था 1 रुपया का, अभी जब शिशिर के पास आ चुका है तो इसका रेट क्या हो चुका है आप देखिए, 4 दूनी 8 और 5 से 5 कट गया, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। ठीक है, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, सॉरी 8/9 नहीं थे, 10% का मतलब 1/10, सॉरी 9/10। ठीक है, 1 सेकेंड, सॉरी 10% का मतलब 1/10 यानी 10 में से 1 कम होगा, 9/10। ठीक है, तो 1 था, 6/5 था, 5/4 था और मल्टीप्लाई करना है 9/10 से। ठीक है, तो 5 से 5 कट गया, तो ये आपको आ गया 27/20। तो अनूप के पास 1 था और शिशिर के पास आया है, तो ये हो चुका है 27/20। रेशियो पे आप गौर करेंगे तो 20 और 27 आ जाएगा। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नाउ सो दैट हिज सेलिंग प्राइस बिकम इक्वल टू अनूप्स कॉस्ट प्राइस। तो 20 रुपया था अनूप के पास, अब वही वस्तु 27 रुपया का हो चुका है शिशिर के पास आने पे। तो शिशिर के बारे में पूछा, जब कह रहा है कि ये कितना में बेचे या कितना % लॉस पे बेचे कि उसका सेलिंग प्राइस इसके कॉस्ट प्राइस के बराबर हो जाए। तो इसका कॉस्ट प्राइस 27, ठीक है, कॉस्ट प्राइस 27 और कितना लॉस पे बेचना पड़ेगा इसको, 7 लॉस पे बेचना पड़ेगा। तो लॉस % बराबर क्या हो जाएगा 7/27 × 100। जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो यहां पर आप देखिए 7 है और 27 है, तो 700/27 है, यानी हम 700 को 27 से डिवाइड करेंगे तभी मेरा आंसर आएगा। लेकिन हमें करना यह है कि इसको 7 और इसको 28 लेना है, 7 चौका 28 यानी 1/4 यानी 25%। अभी 1/4 लिए तो 28 ज्यादा हो गया, डिनोमिनेटर ज्यादा लिए, तो डिनोमिनेटर ज्यादा लिए, डिनोमिनेटर जबकि कम है तो फ्रैक्शन % क्या होगा, बढ़ेगा। तो 1/4 हुआ, तो 25% से थोड़ा सा बढ़ने वाला जो आंसर होगा वही मेरा आंसर होगा, और मेरा आंसर होगा 25.92%। या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो 700/27 जब कीजिएगा तो 27 से डिवाइड करके आप देखेंगे कि 25.9 तो पक्का आएगा ही आएगा। उसके बाद फिर हमें चेक करने का जरूरत नहीं है, और आंसर हमें लिख देना 25.92%। क्या आप बात समझ रहे हैं? ठीक है, हाँ, यहां से भी ये देखो, ये तो हम बाद में किए, इससे पहले ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो 27/20 आ चुका है, और नीचे वाला किसी भी हाल में अनूप का होगा और ऊपर वाला किसी भी हाल में शिशिर के पास हम पहुंच चुके हैं।
अब शिशिर का कॉस्ट प्राइस 27 रिप्रेजेंट कर रहा है, अनूप का कॉस्ट प्राइस 20 रिप्रेजेंट कर रहा है, कितना कम में बेचना पड़ेगा? तो 7, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में? 27 के रेस्पेक्ट में इंटू 100। तो मेरा आंसर क्या आ रहा होगा? 25.92%। समझ रहे हैं बात? चलिए बढ़ते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका आंसर हमें आ चुका है 25.92%। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए शॉपकीपर मार्क्स अप द प्राइस ऑफ हिज प्रोडक्ट बाय 40%। आप समझते हैं कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस, तो मार्कअप कर रहा है, कितना परसेंट कर रहा है? 40%। अब 40% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 2/5। 2/5, तो 5 अगर कॉस्ट प्राइस है तो 5 से 2 ज़्यादा यानी 7 मार्क प्राइस रिप्रेजेंट करेगा रेशियो में। ठीक है, चलिए उसके बाद कह रहा है इफ ही इंक्रीज द डिस्काउंट, तो डिस्काउंट किसके रेस्पेक्ट में देगा? मार्क प्राइस के रेस्पेक्ट में देगा डिस्काउंट। तो डिस्काउंट अगर इंक्रीज करेगा, तो डिस्काउंट अगर पहले कम दे रहा था अब बाद में ज्यादा दे रहा है, तो ज्यादा देगा डिस्काउंट, तो प्रॉफिट तो इसका कमेगा ना। बात को समझिए, डिस्काउंट पहले इतना दे रहा था अब इतना ज्यादा देगा, तो इसका प्रॉफिट तो कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में देखते हैं। तो जब इतना दे रहा था डिस्काउंट, तो यहां से प्रॉफिट इसको ज्यादा हो रहा था, लेकिन अभी डिस्काउंट ज्यादा देगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। वही बात यहाँ पे कह रहा है कि द प्रॉफिट वुड डिक्रीज बाय 14 रुपया। पहले दे रहा था 5% का डिस्काउंट, अब दे रहा है 10% का डिस्काउंट। तो आप क्या देख रहे हैं कि 5% मार्क प्राइस के रेस्पेक्ट में 5% बढ़ गया। तो मार्क प्राइस के रेस्पेक्ट में 5% बढ़ गया, और हम प्रॉफिट या लॉस किसके रेस्पेक्ट में देखते हैं? कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो यही रिप्रेजेंट करेगा 14 रुपया को। तो 5% बराबर 14 रुपया। ठीक है, तो इस ये 5% किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा है? मार्क प्राइस के रेस्पेक्ट में बात कर रहा है। तो 5% बराबर 14, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? देख लो 20 गुना है, तो इसको भी 20 गुना कर देते हैं, 280 रुपया। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि इसका मार्क प्राइस क्या है? 280 रुपया। 280 रुपया। अब देखो 7 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 280 को, 7 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 280 को, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 40 को, तो 5 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 200 को, यानी कॉस्ट प्राइस हमें पता चल गया 200। अब फिर क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 20% का डिस्काउंट दिया जाए, प्रॉफिट वुड बी, हाउ मच प्रॉफिट वुड ही अर्न इफ ही गिव्स ए डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्क प्राइस। अब देखो मार्क प्राइस है 280, कॉस्ट प्राइस है 200 और मार्क प्राइस है इसका 280। तो अगर सेल किया जाए और 20% का डिस्काउंट दिया जाए, 20% का डिस्काउंट दिया जाए, तो कितना का प्रॉफिट होगा? तो 280 का 10% रिप्रेजेंट करेगा 28 और 20% रिप्रेजेंट करेगा 56। और यहां से देखिए कितना ज्यादा था 80, और 80 से 56 कम, यानी प्रॉफिट हमें कितना प्राप्त हो जाएगा? देखिए 280 माइनस 56, तो 224। और रुपया के रूप में हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, कितना रुपया? तो रुपया के रूप में हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हम बोलेंगे 200 रुपया से 224 कितना ज्यादा प्रॉफिट हुआ? तो 24 रुपया का प्रॉफिट हुआ। अगर क्वेश्चन हमसे पूछता कि परसेंट प्रॉफिट निकालिए, तो हम क्या करते? हम कुछ नहीं करते, हम यहीं पे खत्म कर लेते इसको। यहां तो रुपया के रूप में पूछा, इसलिए मेरा आंसर क्या होगा? 24। अगर हमसे पूछता परसेंटेज के रूप में, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते? आप देखिए, तो वैसे आपको 24 बराबर क्या हो जाएगा? 24/200 गुना 100। तो इससे क्या आपको दिखाई दे रहा है? ये 12% तो हुआ। अगर हमसे पूछता कि प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, तो हम क्या करते? तो देखिए इसको ऐसे करते, तो भाई मार्क प्राइस 7 है, कॉस्ट प्राइस 5 है, अब 20% का डिस्काउंट दे रहा है, तो 4/5 देख लीजिए, 4/5, तो मार्क प्राइस के रेस्पेक्ट में 4/5। तो क्या होता देखिए, तो ये हो गया आपको 28 और 28/25। तो ये क्या है? कॉस्ट प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है डिनोमिनेटर, जबकि ये मार्क प्राइस, ये था मार्क प्राइस, और मार्क प्राइस पर से डिस्काउंट दिया, तो ये 28 सेलिंग प्राइस रिप्रेजेंट करेगा। अब यहां से हमें पता चल जाएगा कितना परसेंट का डिस्काउंट दिया। यहां पे हमने रुपया का यूज नहीं किया, तो 25 से कितना ज्यादा? 3 ज्यादा, 3 ज्यादा 25 में गुना 100, यानी 25 चौका 100, 3 × 4 = 12% आंसर।
जो कि हमको अभी 24 रुपया पे भी इतना ही देखने को मिला।